बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज पिछली क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी के इब्तिदाई कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए। आज हम वहीं से ही शुरू करेंगे और हम अपनी डिस्कशन आगे जाएंगे रैंडम वेरिएबल और कुछ सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम इस पर ही दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इट्स अबाउट रैंडम वेरिएबल एंड सम सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कशन हम रैंडम एक्सपेरिमेंट से करते हैं। यह डेफिनेशन आपको मेरी पिछले लेक्चर में, जब प्रोबेबिलिटी पे मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मिल जाएगी। इनफैक्ट ये मैंने वहां से कॉपी पेस्ट की हुई है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एनी ऑपरेशन और प्रोसीजर whose outcome cannot be predicted with certainty। तो इस पर हमारी डिस्कशन हो चुकी थी। सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट वगैरह की बात हम पहले कर चुके हैं। अब इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए बेस पे हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल, और ये हमारी आज की नई डिस्कशन है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैंडम वेरिएबल, अ वेरिएबल बेस्ड ऑन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा रैंडम वेरिएबल। बाकी दिस रैंडम वेरिएबल कैन बी डिस्क्रीट और इट कैन बी कंटिन्यूअस। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकता है और वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। डिस्क्रीट ये कब भी होता है? अ रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल if it has either a finite number of values or infinitely many values that can be arranged in a sequence। रैंडम वेरिएबल कब डिस्क्रीट होता है? जब उसकी वैल्यूज या तो फाइनाइट हो या फिर अगर इनफिनिट भी हो तो उनको आप एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। और सीक्वेंस में अरेंज करने का मतलब यह है कि आपको अगर एक वैल्यू गिवन हो तो आप बता सकें कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी। ये खूबी किसी भी वेरिएबल की या किसी भी सीक्वेंस की ये खूबी कि अगर आपको एक वैल्यू मालूम हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं काउंटेबल। याद रखें, ये काउंटेबल जो लफ्ज में बोल रहा हूं ये वो नहीं है। हमारे कई स्टूडेंट इसको गलत समझते हैं। ये काउंटेबल लफ्ज को हमारे कई स्टूडेंट गलत समझते हैं। इसको इधर एक एग्जांपल से समझें। ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 11, 12, 18 एंड 23। इसमें 4 एलिमेंट है और ये फाइनाइट है क्योंकि ये सेट खत्म हो जाते हैं। देखें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4। चलो जी, फाइनाइट है। फाइनाइट को भी हम काउंटेबल कहते हैं और यहां तक तो मेरी और आपकी सोच एक जैसी है। लेकिन मसला ये है, ये एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते जाएं और कभी मत रुकें। ये सेट जो है, हमारे कितने सारे स्टूडेंट हैं वो इसको काउंटेबल नहीं कहते। ये सेट काउंटेबल है। काउंटेबल हम उसको कहते हैं जिसमें अगर आपको एक एलिमेंट गिवन हो तो आप उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बता सकें। और से सुने, मैं फिर कह रहा हूं, काउंटेबल हम ऐसे सेट के कहते हैं जिसमें अगर आपको एक एलिमेंट गिवन हो तो आप नेक्स्ट बता सकें। जैसे इस सेट में 1 गिवन है तो आप नेक्स्ट बता सकते हैं कि नेक्स्ट 2 होगा। अगर आपको कोई कह दे कि रास्ते में 100 आता है तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 101 होगा। अच्छा जी, अगर 500 बता दे तो 501 होगा। मतलब है आप उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बता सकें। ये सीक्वेंस में अगर किसी सेट को इस तरह अरेंज कर सकें तो बेशक वो इनफिनिट हो, वो उसको हम काउंटेबल कहते हैं। तो ये सेट काउंटेबल है। याद रखें, बाज इनफिनिट सेट काउंटेबल होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे जाते हैं। A discrete random variable usually arise from experiment that involves counting। यानी डिस्क्रीट वेरिएबल कहां से आते हैं? वो तमाम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम काउंटिंग करते हैं। इसी तरह रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ इट इज कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग ऑल वैल्यूज इन एन इंटरवल। अगर एक वेरिएबल में यह सलाहियत हो कि वो एक खास इंटरवल में या एक से ज्यादा इंटरवल्स में हर पॉसिबल वैल्यूज ले सकें तो उस वेरिएबल को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ये जरा देखें, यहां मैंने एक इंटरवल आपके लिए डिफाइन किया है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये कॉलन का क्या मतलब होता है? सच दैट
x is real number and 0 is less than or equal to x which is itself less than or equal to 1. बेसिकली ये जो पूरा सेट मैंने पढ़ा, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है, ये बता रहे हैं कि इस सेट में सारे x हैं और x क्या चीज़ है। x पहले तो हम बता रहे हैं कि x कोई भी रियल नंबर होगा और 0 और 1 के दरमियान होगा, मतलब है 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर, ठीक है ना। अब 0 और 1 के दरमियान ठीक है कि इस तरह के इंटीजर तो शायद इतने नहीं हो, एक 0 है और एक 1 ही है, दरमियान में इस तरह के इंटीजर तो कोई नहीं है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि कोई भी नंबर, रियल नंबर का मतलब तो होगा कोई भी नंबर। तो जैसे 0 के बाद 0.000001 आ रहा है, वो देखें इधर इसी सेट में आ रहा है, 0.7 आ रहा है, जाहिर है वो इन दोनों के दरमियान है। तो इन दोनों के दरमियान कोई भी नंबर हो और ये इंटरवल हो जाता है, ये इंटरवल हो जाता है कि x 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर, और कोई भी नंबर का मतलब है वो जो पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं वो नंबर भी, वो सारे नंबर इस रेंज में 0 से लेकर 1 तक। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो होता है जो इस एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसे ये एक रेंज है, इस रेंज में हर पॉसिबल वैल्यू ले सके। इंटरवल का मतलब है रेंज, जो इस रेंज में हर पॉसिबल वैल्यू ले सके। बिलफर्ज एक वेरिएबल है, वो वैल्यू 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, लेकिन 0 और 1 के दरमियान हर पॉसिबल वैल्यू, जैसे 0 और 1 के दरमियान आप 0.0000001 एक वैल्यू है वो ले सके, 0.2 एक वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान है वो ले सके। तो ऐसा वेरिएबल जो इस तरह की वैल्यूज लेता हो तो उसको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हो गई, आगे जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि ये रैंडम वेरिएबल पे मेरा पहली ही डिस्कशन है, ये पार्ट 1 है जैसे मैंने इसका बताया, और इसमें जो हम रैंडम वेरिएबल बताएंगे वो होंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हम दोबारा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो अभी ये जो डिस्क्रीट के लिए मैं कर रहा हूं उसमें मैंने सिर्फ इतना किया कि कंटिन्यूअस के शुरू में एक एग्जांपल दे दी और बस, इसके बाद कंटिन्यूअस की कोई डिस्कशन नहीं। तो कंटिन्यूअस का तो सिर्फ इतना है कि शुरू में उसका एक एग्जांपल आ गया बस, वो फिर पार्ट 2 में हम उसके मुतालिक डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी ये जितनी प्रेजेंटेशन है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के मुताबिक है, बाकी ये प्रेजेंटेशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बहरहाल तो एग्जांपल 1 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है, आपको अभी से इसकी एग्जांपल समझ आ जाए ताकि फर्क कर सकें। द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल आर कंसिडर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जैसे सर्वाइवल टाइम ऑफ कैंसर पेशेंट, जैसे एक कैंसर है, एक पेशेंट है जिसका कैंसर डायग्नोज हो गया, आज डायग्नोज हो गया है, तो डायग्नोज होने के बाद फौतगी तक उसके कितना अरसा वो जिंदा रहा है। अब ये जिंदा तो वक्त थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बल्कि पिछले दिनों यूट्यूब पे एक अच्छी खुशखबरी सुनी, लाहौर में एक बंदा है जो कैंसर का मरीज है और 2005 से कैंसर का मरीज है और उसके 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, इवन लंग उसकी एक फेफड़ा जो है आधा कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको कोरोना का प्रॉब्लम हुआ और अल्लाह का शुक्र है वो सरवाइव कर गया। तो ये बात भी बहरहाल इसलिए बता रहा हूँ कि मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, बाज लोग अच्छे काफी अरसे तक सरवाइव कर जाते हैं। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है, ये टाइम 0 और 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये 0 और 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, अपर लिमिट इसकी कोई खास नहीं है। इसी तरह द टाइम बिटवीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन एंड कन्विक्शन फ्रॉम अनदर क्राइम। ये अब सोशियोलॉजी से एग्जांपल है कि एक बंदा है, उसको आज जेल से आज़ाद कर दिया गया, दोबारा कन्विक्शन तक उसका कितना अरसा लगता है, तो ये एक वेरिएबल है। और टाइम जनरली ये टाइम वेरिएबल जो है ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। इसी तरह डेली मिल्क यील्ड, अब कितना मिल्क पैदा हुआ, एक बिलफर्ज एक बड़े जगह है, एक बड़ा फार्म है और वहाँ जानवर हैं, काउज हैं, गाय हैं बहुत सारी, और उनका डेली मिल्क कितना पैदा होता है, तो ये भी बहरहाल, और ये बहरहाल लीटर्स में, ये वॉल्यूम में लीटर्स में इसका हिसाब होगा, जो ज़ाहिर है कंटिन्यूअस वेरिएबल है।
इसी तरह है वेट लॉस ड्यूरिंग डाइटरी रूटीन। एक बंदा है, उसने डाइट पे चला गया, तो डाइट शुरू करते वक्त उसका कितना वजन था और अब उसका कितना वजन है, तो ये वेट लॉस जो है ना, ये भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह हाउस होल्ड इनकम जो है, ये भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और ये फ्रैक्शंस में, बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस में हो सकता है। खासतौर पे बैंक वाले तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स में भी जाके कैलकुलेशन करते रहते हैं ताकि गलतियां ना हो। अच्छा जी, अब ये तो हो गई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स में। मजीद इन पर डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, मजीद कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर डिस्कशन हम पार्ट 2 के लिए छोड़ेंगे। अब हम डिस्क्रीट की डिस्कशन, और ये डिस्कशन फिर मैं काफी डिटेल में करूंगा। एग्जांपल नंबर 2, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब जरा ये एक एग्जांपल देखें। अ क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन सेलेक्ट 2 कंप्यूटर मदरबोर्ड्स एंड क्लासिफाइज ईच एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। अगर आपको याद हो तो पिछली प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये एग्जांपल बताई थी। क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन है, वो कंप्यूटर मदरबोर्ड उठाता है 2 और उनको देखता है दोनों को कि क्या वो डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव नहीं है। और इसके बेस पे जो सैंपल स्पेस बनता है यूनिवर्सल सेट, ये मैं पिछले इसमें भी बता चुका हूं। या तो ये है कि पहला और दूसरा दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं, एन का मतलब है दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं। पहला नॉन डिफेक्टिव है, दूसरा डिफेक्टिव है, या पहला डिफेक्टिव है, दूसरा नॉन डिफेक्टिव है, या पहला और दूसरा दोनों डिफेक्टिव है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस सैंपल स्पेस में। ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, ये उसका सैंपल स्पेस बन गया। बाकी आपको पता है डी और एन जो है ना, डी डिफेक्टिव को शो करते हैं और एन नॉन डिफेक्टिव को। अब हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मदरबोर्ड्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। यानी आप जो 2 सेलेक्ट करते हैं तो उन 2 में डिफेक्टिव्स कितने आते हैं, एक्स उसको डिनोट करता है। तो फिर एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और बिलफर्ज अगर आपके पास ये वाला आ गया तो एक्स की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, मतलब है उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया। लेकिन अगर आपके पास ये वाला सैंपल पॉइंट आ गया तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही डिफेक्टिव आ गए। और इन दोनों केसेस में डिफेक्टिव की वैल्यू 1 होगी। बहरहाल द वैल्यू दैट एक्स कैन पॉसिबली एज्यूम, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, वैसे इसको हम डोमेन कहते हैं। एक्स का डोमेन होगा 0, 1 और 2। एक्स की यही पॉसिबल वैल्यूज हैं और इसके बेस पे हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक्स की वैल्यूज बताई हैं 0, 1, 2। बाकी जरा मैंने उनको कुछ और भी नाम रखे हैं। एक्स की पहली वैल्यू x1, x1 को 0, एक्स की दूसरी वैल्यू x2, उसकी वैल्यू 1 और x3 इक्वल टू 2। तो ये जस्ट एक नोटेशन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये x भी, इसको ज्यादा सही होगा कि आप x के बजाय xi लिखें, लेकिन बहरहाल इतनी डिटेल मैंने नहीं बताई। अब सवाल ये है कि x इक्वल टू 0 कब होता है, जब आपके पास ये वाला सैंपल पॉइंट आ जाए, डबल एन वाला। अगर डबल एन आ जाए और तो x की वैल्यू 0, मतलब है आपके पास 0 डिफेक्टिव्स हैं। और डबल एन का मतलब है कि ये इस सैंपल स्पेस में सिर्फ एक पॉइंट है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब x की वैल्यू 1 के लिए आपके पास 2 सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, एन डी और डी एन। ये देखें, इन दोनों में एक डिफेक्टिव है, इन दोनों में एक डिफेक्टिव है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई 2, क्योंकि 2 सैंपल पॉइंट इसके हक में जा रहे हैं। और x इक्वल टू 2 के हक में भी सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है और वो है डी डी। तो यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी 1 लिख ली, और ये फ्रीक्वेंसी और इनको टोटल करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 हो गई। एक बिल्कुल सिंपल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो ये F फॉर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा लिखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा रहा हूं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 1 सिंपल इधर कॉपी हो गया, 1 इधर कॉपी हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 1 + 2 = 3। देखें, मैं माउस की हरकत को देखें, 1 ये वाला 1 प्लस दिस वाला ये वाला 2, 1 + 2 = 3। इसी तरह 3 + 1 = 4। तो ये इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम है, ये कैसे बनाते हैं?
प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाते हैं इस तरह के, इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के हर एलिमेंट को इसके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। ये 1 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट, आप बेशक डिवाइड कर ले 1 को 4 पे, यू विल गेट 0.25। जब आप 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.50, और इसी तरह इस 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0.25। इस इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम का आप टोटल करेंगे तो हमेशा आपके पास 1 आएगा। याद रखें, ये बड़ी अहम बात है, और ये मैं पिछले प्रेजेंटेशन में बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी के कॉलम का टोटल हमेशा 1 होता है। तमाम प्रोबेबिलिटीज को अगर आप सम करेंगे तो उसका टोटल हमेशा 1 आएगा। अच्छा जी, इसी तरह जिस तरह फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरह प्रोबेबिलिटी की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है। ये 0.25 इसी तरह कॉपी हो जाता है, इधर आ जाता है। ये 0.25 0.50 के साथ प्लस करके इसका, जिस तरह हमने इधर 1 को 2 के साथ प्लस करके 3 किया था, इसी तरह 0.25 0.5 के साथ प्लस करके 0.75, इसी तरह 0.75 0.25 के साथ प्लस करके 1.00। तो ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गई। याद रखें, इस पूरे टेबल में अहम चीज जो है, अगर आप x का ये कॉलम बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी तक के कॉलम बना सकते हैं, तो ये बाकी चीजें तो इन्हीं कॉलम से कैलकुलेट हो जाती हैं। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना जरूरी है। बाकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, वैसे इस प्रोबेबिलिटी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको कैलकुलेट करना, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, ये कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने अभी बताया इस तरीके कार पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इस टेबल से आप बास प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0, ये कितनी आ रही है? प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस कॉलम में ये 0.25, ये देखिए प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.25। अच्छा, बाद लोग x इक्वल टू 0 के बजाय इस तरह रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 0.25, और तो वो भी सही है। बल्कि मैं खुद भी ये बहुत ज्यादा डिटेल से आगे बचने के लिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के बजाय हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक 0 लिखकर और इक्वल टू लिख के 0.25 लिख लेंगे, तो समझेंगे क्या हमने लिखा हुआ है x इक्वल टू 0। इसी तरह प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी ये है 0.50 यहाँ पर, और ये मैंने इस तरह लिख ली। इसी तरह प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए 0.25 यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन लिखी जा सकती है। अच्छा, अब जरा ये देखें, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 या उससे कम हो, तो x की वैल्यू 1 या उससे कम हो। 1 या उससे कम, यहाँ कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो अगर x की वैल्यू 1 या 1 से कम हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 या 1 से कम प्रोबेबिलिटी वो आप इस कॉलम में नहीं पढ़ेंगे, याद रखें, वो आप इधर कम्युलेटिव वाले कॉलम में पढ़ेंगे। Probability that x is less than or equal to 1 is equal to 0.75, ये है 0.7। अच्छा, अब अगर आप लिख ले probability x is less than or equal to 1.5, तो 1.5 इसमें नहीं है, लेकिन 1.5 1 के बाद आता है, 2 से पहले आता है। हम 2 तक नहीं पहुंचे, तो यूं समझिए कि हम इस लाइन पर है, हम इस लाइन पर है, 2 तक नहीं पहुंचे। इस लाइन पर हैं, तो यह इस लाइन पर अगर यहां से पीछे प्रोबेबिलिटीज काउंट करेंगे तो अगेन इन दोनों का सम 0.75 ही आता है। देखिए, इस लाइन पर 1 से ठीक है आगे चले गए, लेकिन 2 पर नहीं पहुंचे, ठीक है ना। तो 2 तक नहीं पहुंचे, तो उससे पहले पहले हमारे पास यही दो प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, एक है 0.25 और एक है 0.50, और इन दोनों का टोटल हमारे पास वही 0.75 आ रहा है। तो मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 भी 0.75 है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 वो भी 0.75 है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 1.9999। अब जब तक 2 ना हो जाए तो ये वही 0.75 ही रहेगा, लेकिन जब 2 हो जाए तो फिर ये प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये 1 हो जाएगा, फिर बात और हो जाएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1, ये जरा एक अहम बात है। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1 ये बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये मैंने कैसे किया? ये बेसिकली मैंने आपको पिछले प्रेजेंटेशन में जो एक रूल पढ़ाया था, कंप्लीमेंटेशन लॉ, ये उसकी मदद से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट।
अगर x इज ग्रेटर देन 1 को अगर आप a कहते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 ये a कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये a कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 1 माइनस x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, और ये 0.75 चूंकि ये हमने पहले बता दिया था कि ये प्रोबेबिलिटी 0.75 है, 1 से इसको माइनस करेंगे तो 0.25 इसका आंसर आ रहा है। और ये 1 से क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अच्छा, तीसरी एक बात यह है कि अगर तमाम प्रोबेबिलिटीज को जमा प्लस करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3 क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 है। अच्छा, यहाँ फिर एक गलती हो गई है, जिस तरह मेरी पिछली प्रेजेंटेशन में गलती हो गई थी, वहाँ मैंने 0 से शुरू कर दिया था और नहीं शुरू करना चाहिए था। यहाँ मुझे 0 से शुरू करके 2 तक जाना चाहिए था, मैंने गलती कर लिया, 1 से 3 लिख लिया। तो बहरहाल स्टूडेंट प्लीज इसको कंसिडर करें कि या चले, बल्कि नहीं ठीक है, ये सही है, क्योंकि मैं इस 0, 1 और 2 की बात नहीं कर रहा, ये जरा गलती हो गई। मैं इस 1, इस 2 और इस 3 की बात कर रहा हूँ, ये सही है, सॉरी, ये सही है। ये वो i की वैल्यूज है और ये i इक्वल टू 1, क्योंकि x1 0 है, x2 1 है और x3 2 है। तो बहरहाल i की वैल्यू, ये i की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो बहरहाल i टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 xi, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, तो ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हमारे पास है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 हमारे पास है 0.50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 हमारे पास है 0.25। ये तीन वैल्यूज जब आप पुट करते हैं, सम करते हैं, एग्जैक्टली यही काम दोबारा कर रहे हैं, इसका टोटल आपके पास 1 आएगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होता है। मैंने काफी डिटेल इस पर डिस्कस कर दी है, फिर भी अगर जरूरत हुई तो खैर इस पर मजीद डिस्कशन भी कर लेंगे। अच्छा, ये जो रैंडम वेरिएबल है, इसका मैंने बताया इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो सकती है। टेबल एक रास्ता है, ये टेबल एक रास्ता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का, टेबल एक रास्ता है। एक और रास्ता है कि जिससे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं और वो है ग्राफ। और वो हम क्या करते हैं कि इसी डेटा का हम ग्राफ बना लेते हैं। ये जो हमारे पास डेटा है, x की ये वैल्यूज और इनकी ये प्रोबेबिलिटीज, इनका हम ग्राफ बना सकते हैं। ये पिछले इसमें कोर्स में हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि पहले हम ग्राफ पर काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, आपके पेपर में भी आया था ग्राफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आते हैं। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी देखें, x की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये जो x की वैल्यू 1 है, ये बेसिकली ये पहली वाली वैल्यू के लिए है। अगेन यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर ये सही है 0, 1 और 2, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर भी 0, 1 और 2 मुझे लिखना चाहिए था, ये थोड़ी गलती हो गई है। बहरहाल साथ साथ बोल रहा हूँ, स्टूडेंट एहतियात करें, यहाँ 0 लिखना था, यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखना था। बहरहाल 0 के सामने क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.25। तो ये देखिए, ये बार 0.2 से ऊपर चला गया है और 0.3 से नीचे दरमियान में रह गया है, 0.25 तक चला गया है। 2 पर प्रोबेबिलिटी देखिए पूरा 0.5 तक चला गया और 3 पर फिर दोबारा 0.25। ये बिल्कुल यही कॉलम है, इन ये वैल्यूज को दोबारा इधर ग्राफ पे शो किया गया। लेकिन ये देखा गया है कि स्टूडेंट इस नंबर से तंग होते हैं और इस पर ज्यादा खुश होते हैं, और इसी वजह से प्रेजेंटेशन में हम ग्राफ वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम तो वही 0, 1, 2 लिख लेते हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे ये वाली प्रोबेबिलिटी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, तो 0 के सामने तो 0.25, ये देखें 0.25 यही होगा क्योंकि आगे तो 0.4 है, तो 0.25 क्योंकि यहां तकरीबन होगा 0.3, तो उससे पहले यहां 0.25 खत्म हो जाएगा। अच्छा, 1 के सामने है 0.75,
तो ये देखें जाते जलते 0.8 से ज़्यादा नीचे रह गया है, 0.75 पे, और 2 पे ये जाके 1 के बराबर हो गया। ये देखें 2 पर जाके 1 के बराबर हो गए। अब यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई। याद रखें ये जो शो कर रहा है कि इस डेटा में हमारे पास ये जो डेटा है इसमें 2 या 2 से कम नंबर होने का चांस कितना है, तो वो जी 100% है। अलबत्ता 1 या उससे कम होने का चांस कितना है, तो वो 0.75, और ये वो जगह है 1.5 से भी छोटा होने का चांस जो है ना वो 0.75 ही है। अलबत्ता 0.5 से छोटा होने का चांस जो है ना, 0 से छोटा होने का या 0 से छोटा होने का चांस जो है ना 0.25 है, और 0.5 से छोटा 0.5 ये ना जगह हो जाएगी, 0.5 से छोटा होने का चांस 0.25 है। तो बहरहाल इस तरीके से हम ये ग्राफ पढ़ते हैं। आगे जाते हैं जी। एक अहम बात और, अभी तक जो मैं बढ़ा रहा था ये चीज़ें हम पिछले कोर्स में काफ़ी हद तक पहले भी कवर कर चुके हैं। कई एक चीज़ें इसमें ग्राफ वगैरह और कई को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कवर कर चुके हैं। इवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से कवर कर चुके हैं। लेकिन अब ज़रा देखें, इन सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मतलब है आप प्रोबेबिलिटी को रैंडम मैथमेटिकल फार्मूले से डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने इससे पहले ये चीज़ नहीं पढ़ी। लेकिन ये इस छोटे से एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 3 से, एग्जांपल नंबर 3 से कि आप फार्मूले से भी प्रोबेबिलिटी को शो कर सकते हैं। अब जैसे देखें, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 10 where x equal to x belong to this set, यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। x की ये वैल्यू है और p ऑफ x बराबर है x बाई 10 के। तो इसके बेस पे अब आप सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर x की जगह आप ये 1 पुट कर देंगे तो 1/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो जाएगा 0.1। 1/10 देखें, 1 डिवाइड बाई 10 ये 0.1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 2, ये मैंने बताया था ना कि मैं x इक्वल टू 2 पूरा नहीं लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो 2 का क्या मतलब है कि ये 2 उठा के इधर x की जगह पुट कर ले, तो 2 डिवाइड बाई 10 जो है 0.2 हो जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है 0.3 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 0.4 हो जाएगा। पहली बात तो जो, अगर आपको मेरी पिछली प्रेजेंटेशन में ये बात याद हो तो मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। आप ये जितने आंसर देखे हैं सबको देखें, हर आंसर आपके पास 0 और 1 के दरमियान है। देखिए 0.1 भी, 0.2, 0.3, 0.4 ये सारे 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक तो बात यह है कि प्रोबेबिलिटी, तमाम प्रोबेबिलिटीज का आंसर जो है 0 और 1 के दरमियान आ गया। तो पहली बात तो ये पता चल रहा है कि ये फार्मूला शायद प्रोबेबिलिटी हो, क्योंकि पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करो, देखिए कि 1 आता है कि नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस इन सब को प्लस करें तो, और ये थोड़ा सा कर ले कैलकुलेटर वगैरह निकाल के, ये वीडियो रोक के ज़रा कर ले अभी, तो आप देखेंगे कि इन सब का सम 1 के बराबर आता है। तो ये दूसरी शर्त है कि इन प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के बराबर होता है। ये बात मैंने ऊपर भी बताई थी कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के बराबर होता है। और यहाँ नीचे भी आके मैंने दोबारा बता दिया कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के बराबर होता है। अब जब ये दो शराइतें पूरी हो गई तो इसका पता चला कि ये जो फार्मूला है ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी को शो करता है। अब तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उससे हमने ये कंक्लूड किया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को 3 तरीकों से शो किया जा सकता है। टेबल से शो किया जा सकता है, ग्राफ से, और फार्मूला से। ठीक है ना। जैसे आप ये देखें कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि मैंने टेबल से शो किया हुआ है, आगे जाके इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ग्राफ से भी शो किया है। अलबत्ता इसका मुझे फार्मूला मालूम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फार्मूले से भी डिनोट किया जा सके। लेकिन ये तीसरा वाला जिसका हमें फार्मूला मालूम है,
अगर हम चाहें तो इसके हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसके हम ग्राफ भी बना सकते हैं और इसका हम टेबल भी बना सकते हैं। ये एक छोटा सा काम है। चले इस तरह करते हैं कि इसको एक्सेल में कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सेल में कर लेते हैं। मैं एक्सेल में एक और शीट इंक्लूड करता हूं, एक और शीट रखता हूं और उसमें आपका मैं ये काम कर देता हूं। चले जी, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक्स एंड पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी है? एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4। चले जी, तो ये 1 2 3 4 हम इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये एक्स की वैल्यूज हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है एक्स डिवाइड बाई 10। तो ये देखें, यहां मैं लिखूंगा इक्वल टू, और यहां पर जो एक्स है, इस रो में जो एक्स है वो ये 1 है, तो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10। ये वो फार्मूला है x डिवाइड बाई 10, क्योंकि यहाँ a2 यहाँ पर वो x मौजूद है, तो लिहाजा मैंने a2 डिवाइड बाई 10 लिखा, और जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ये ऐसे कॉपी करूंगा तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। ये देखे, ये सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। और ये अगर यहाँ मैं टोटल लिख लूं, टोटल लिख लूं और इसको मैं टोटल कर दूं, तो आप देखेंगे कि इसका टोटल 1 आएगा। ये वो मेरा ख्याल में आपके सामने सारी प्रोबेबिलिटी की सूरत हाल आ गई। और आपने गौर किया, वो जो फार्मूला इधर मौजूद था, ये फार्मूला पी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 10, वो फार्मूला हमारे एक्सेल में आप गौर करें वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। और फार्मूला टेबल में, और टेबल को चले, ये टेबल का ये टोटल के अलावा ये बाकी पोर्शन सेलेक्ट कर ले, और इसका हमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। इंसर्ट में जाएं और ग्राफ, ये वाला ग्राफ रख लेते हैं। अच्छा, ये अभी x और px दोनों को ग्राफ कर रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो चले इसको जरा बदल लेते हैं। इस तरह करते हैं कि सेलेक्ट डेटा में जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो x को सेलेक्ट ना करे, और ओके कर लेते हैं। ये जी हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 4, और ये उनकी प्रोबेबिलिटी, x 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 की क्या है, 3 की क्या है और 4 की क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये उसका ये आपके लिए जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल कौन सी है, ये एग्जांपल 3 के लिए मैंने आपको ये कर दिए, एग्जांपल 03 के लिए। चले, ये भी एक अच्छा है, थोड़ा सा और भी मैं इस तरह करूंगा कि एक्सेल की ये भी शीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये खुद भी घर में इसको देख सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे। एक्सेल की ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर अपने काम की तरफ वापस आते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गई है कि प्रोबेबिलिटी को हम टेबल से शो कर सकते हैं, ग्राफ से और फार्मूले से, तीनों से हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक केस इस तरह हो सकता हो। जिस तरह ये वाला केस टेबल से और ग्राफ से तो हो सकता है, और इसका फार्मूले मुझे कम से कम मुझे नहीं मालूम, अगर है भी तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। अच्छा डियर स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि जी सर तो काफ़ी लंबा लेक्चर दे देते हैं। देखें, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप सहूलत से इसको जहां तक सुन सकते वहां तक सुन लिया करें, फिर रोक कर और नोट कर लें कि किस टाइम तक आपने देख लिया है, और फिर जाके आराम से बाद में शुरू कर लिया करें। मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बात चीज़ें इस तरह करनी पड़ती हैं कि देखें, इस तरह ऊपर जाके बताना होता है, फिर नीचे आके फिर बताना होता है, तो उसकी वजह से मैं इसको अलग अलग लेक्चर में नहीं रख सकता, वरना फिर मैं कहूँगा कि पिछले फलाना लेक्चर और फलाना लेक्चर तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो इस वजह से मैं इसको सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा रखा हुआ है। बहरहाल अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब मैं आ रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये अब थोड़ी सी रैंडम वेरिएबल की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। वैसे मैं इतना बताता जो एक्सपेक्टेड वैल्यू नाम नया है, लेकिन ये पुरानी बात है, ये अरिथमेटिक मीन को कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू अरिथमेटिक मीन को कहते हैं। बहरहाल
तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं? द अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और उसका ये फार्मूला। अब ये फार्मूला आपको अरिथमेटिक मीन के फार्मूले से डिफरेंट लगेगा। आप कहेंगे कि यार ये किस तरह का फार्मूला है? चले ये म्यू तो ठीक है कि ये पॉपुलेशन मीन को कहते हैं, और वैसे भी चूंकि फुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो तो ये पॉपुलेशन मीन होगा, ये सैंपल मीन नहीं होगा। ये ई और ब्रैकेट में एक्स को हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को टोटल कर लेते हैं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाती है। ये फार्मूला आया किधर से है, ये मैंने इधर वजाहत की हुई है इसकी। पहले आप नोट कर लें कि आपने अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला पढ़ा था, और वो मैं अक्सर वाइवे में आपसे पूछता था कि मीन का क्या फार्मूला है। अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला था। लेकिन ये रेगुलर फार्मूला जो आपने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन का, ये इस जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं वजह बता देता हूं। ये फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा था वो इस जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है। वजह किसकी क्या है? वजह यह है कि ये जो x की मुख्तलिफ वैल्यूज है सबकी प्रोबेबिलिटीज बराबर नहीं होती, सबकी प्रोबेबिलिटीज बराबर नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ कि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ये इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। देखें ये आपको इधर ग्राफ में भी नजर आ रहा है। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कम है और x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 ये इक्वल चांस नहीं है, किसी का चांस कम है, किसी का ज्यादा है। याद रखें, आप जो रूटीन का फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो इस असम्पशन पर होता है कि ये 4 के 4 ऑब्जर्वेशन जो हैं, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, फिलहाल यहाँ 4 हैं, ये 4 के 4 ऑब्जर्वेशन इनकी इंपॉर्टेंस बराबर है। यहाँ इन सब की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है, किसी की इंपॉर्टेंस थोड़ी है, किसी की ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा इधर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मालूम, अरिथमेटिक मीन मालूम नहीं हो सकता। यहाँ अरिथमेटिक मीन के लिए जो फार्मूला है वो ये है, द फार्मूला फॉर वेटेड अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय मीन इक्वल टू समेशन wx डिवाइड बाय समेशन w, और w क्या है, ये वेट को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर w क्या है, यहाँ पर ये pxp प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है ये वेट का काम कर रहा है, तो हम w की जगह px लगाएंगे। अब बाकी मैंने जरा इस तरह किया कि ये x पहले लिख लिया और w बाद में लिखा है, px बाद में लिखा है, और कुछ भी नहीं। तो समेशन x इंटू पी एक्स डिवाइड बाई समेशन px, w की जगह मैंने px लगा लिया। लेकिन अब इतना तो आपको 10 दफा मैंने ये ऊपर बता चुका हूं कि समेशन px तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे पास फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि यह फार्मूला कहां से आता है, मीन का यह फार्मूला कहां से आता है। बाकी एक मेरी दरखास्त है तमाम स्टूडेंट से, अगर आप इन फार्मूलों को देखेंगे तो सिर्फ डर जाएंगे, लेकिन जब आप इसको स्टेबल में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, गप है बिल्कुल। याद रखें माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने अंदर ये थोड़ा सा डर निकाल सके तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जरा ये देखें, अगर हम इसी डेटा का जिसमें x का कॉलम है और px का कॉलम है, ये दो कॉलम गिवन है, ये कॉलम हमने बाद में खुद बनाया है, सिर्फ गिवन कॉलम ये दो हैं, गिवन कॉलम ये दो हैं, और ये असल में ऊपर जो एग्जांपल 3 है उसका डेटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो खुद कैलकुलेट। अब आप ये टोटल कैसे मालूम करते हैं? पहले आप ये करते हैं कि हर x को px से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.1 ही आता है, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.4 आता है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.9 आता है, 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1.6 आता है। बेशक आप कैलकुलेटर से कर लें, और जब आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया तो ये x इंटू पी एक्स तो हो गया। अब इन सब का टोटल कर दें तो ये जो टोटल आ रहा है ये आपके पास म्यू की वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने दो तरीकों से किया है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो टेबल में करें, आपकी मर्जी हो ऐसे करें। देखिए 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया प्लस, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया प्लस, 3 को 0.3 से प्लस, 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया,
और जब ये सारा कुछ करके प्लस करके टोटल किया तो यू द आंसर इज 3। और 3 क्या है? वो इस डेटा का मीन है, वो इस डेटा का पॉपुलेशन मीन है। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल में अब आपको ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो बहुत ही बड़ा मोटा मोटा सा नाम था, आपको समझ आ गई कि ये कुछ भी नहीं है, ये अरिथमेटिक मीन है। तो ये तो अरिथमेटिक मीन हो गया। अब रैंडम वेरिएबल का, अब जरा मजीद आगे जाते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब वेरिएंस का ये फार्मूला है v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये आपको पता है, ये तो आप पहले भी लिखते थे वेरिएंस के लिए। ये बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू, ये वो डेविएशन है, और ये स्क्वायर डेविएशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है ना, ये स्क्वायर डेविएशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। और यही फार्मूला जिस तरह मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, इस तरह कैसे बन जाता है, इस तरह बहरहाल अब इसकी वो डिटेल मैं नहीं बना रहा, लेकिन आपको पता है कि कोई तरीका है, चूंकि ये सारा वेटेड फार्मूले चल रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा सम ऑफ, और ये क्या हो गया है, ये जरा देखें, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है? सम ऑफ x इंटू पी एक्स। अब अगर आप x के बजाय कुछ और लगा लें, यहाँ x के बजाय कुछ और है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो यहाँ पर ये वाला जो x है उसकी जगह पर वो वाला फार्मूला लग जाएगा, ये जो आपने इधर एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान लगाया हुआ है, और p ऑफ x अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा। इस फार्मूले को, ये जरा लंबा फार्मूला है और इस पे वक्त ज्यादा लगता है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बजाय ये ज्यादा बेहतर है कि अगर आप मालूम करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ये दो ये मालूम करके सॉल्व करें। और अभी नीचे मैं बताऊंगा, प्लीज परेशान मत हो, ये फार्मूले आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब इसको कैलकुलेशन देखेंगे गप है, कुछ भी नहीं है ये, बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा कि आप एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके और टोटल कर देंगे। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो मैं यहां पर भी बता चुका हूं, वो इधर ही है, लेकिन उसका स्क्वायर करना है, तो फुल कैलकुलेशन के बाद आखिर में फिर मैंने ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, वेरियंस इस तरह मालूम करते हैं। बाकी इतना तो बता आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस का रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब जरा देखें ये मैं कैसे करता हूं। ये वही डेटा है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक्स का कॉलम ये वाला है, पी ऑफ एक्स का कॉलम ये वाला है। मुझे असल में एक्स स्क्वायर पी एक्स और एक्स पी एक्स मालूम करना है, तो ये एक्स पी एक्स का कॉलम ये वाला हो गया और एक्स स्क्वायर पी एक्स का कॉलम ये हो गया। ठीक है ना। अब आप, और ये काम मैं इस तरह भी कर सकता हूं जिस तरह उधर बताया, और ये भी टेबल वाला भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको कोई एक आध वैल्यू का बता देता हूं कैलकुलेटर की मदद से कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। जरा देखें कि टेबल में मैंने कैलकुलेशन, जैसे ये x इक्वल टू 4 के लिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये 1.6 और 6.4 कहां से आया है। जैसे x की वैल्यू है 4 और px की वैल्यू है 0.4, तो देखें ये x इंटू पी एक्स के नीचे 1.6 कैसे आया है। मैंने जस्ट 4 को मल्टीप्लाई किया है 0.4 से और ये 1.6 आ गया। तो अब आपको समझ आ गई कि 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 1.6 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 1.4 का अगर हम स्क्वायर ले लें, क्योंकि x स्क्वायर है, तो 4 का अगर हम स्क्वायर ले लें और बाद में px से मल्टीप्लाई करें, देखें ये कैसे होगा। 4 का स्क्वायर लेकर 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर ये होगा 4 इंटू 4 और मल्टीप्लाई बाय 0.4। ये 4 इंटू 4 जो है स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 0.4 और 0.4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और आप इसको इक्वल टू करें तो ये 6.4 ये आ गया। तो होपफुली जिस तरह मैंने ये इस रो के लिए आपके लिए बता दिया, ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे, यही तरीका कार है। ओके, ये कर देने के बाद डियर स्टूडेंट इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और ये टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसके बाद वेरियंस कैसे मालूम करते हैं, वेरियंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इस पूरे की जगह मैंने ये 10 उठाकर लगा लिया, ये वाला 10 टेबल से कॉपी करके या यहां से कॉपी करके इधर लगा लिया, माइनस
ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास ये 3 उठा के कॉपी कर लिया, चूंकि इसका स्क्वायर करना है तो 3 पर स्क्वायर आ गया। 10 माइनस 3 स्क्वायर 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। अब आप देख ले डियर स्टूडेंट कितना मुश्किल है ये, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी वेरियस आपको पता है कि चूंकि रास्ते में स्क्वायरिंग होती है, तो अगर ओरिजिनल डेटा आपके पास ये एक्स आपके पास कोई खास यूनिट है उसमें मौजूद है, बिलफर्ज एक्स मीटर्स में है तो ये स्क्वायर मीटर्स में होगा, वेरियंस का आंसर स्क्वायर मीटर्स में होगा। एक्स अगर सेकंड्स में है तो ये स्क्वायर सेकंड्स में होगा। लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और उसका रूट लेंगे तो वापस वो स्क्वायर उड़ जाएगा और ये सिंपल ओरिजिनल यूनिट में आ जाएगा, खुदा करे वो मीटर हो के सेकंड हो या जो भी हो। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये था कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब सीवी कैसे मालूम करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? वो मेरे ख्याल में मैं पिछले में इसमें भी पूछ चुका हूँ, आपका पेपर में भी मिड टर्म के वाइवा में भी मैंने तकरीबन हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा है कि सीवी किसके बराबर है। सीवी बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा ली, ये इधर 1 यूनिट देखें वो उसकी जगह आ गया। अरिथमेटिक मीन हमारे पास ये है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 3, यहां से उठाएं या यहां से उठाएं एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 33.33 और इसका कोई यूनिट नहीं होता, आपको पता है। तो बहरहाल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसे मालूम करते हैं। होपफुली ये रैंडम वेरिएबल पे कुछ डिस्कशन हमारी हो गई है। अब ये हमारा रैंडम वेरिएबल के अंदर दूसरा सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। ये खास किस्म का रैंडम वेरिएबल है, उसको अब थोड़ा सा समझाना है। अच्छा जी, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। बायनोमियल रैंडम वेरिएबल कौन सा रैंडम वेरिएबल होता है? बायनोमियल रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज डिफाइंड व्हेन द कंडीशन ऑफ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट आर सेटिस्फाइड। यानी बायनोमियल रैंडम वेरिएबल हम एक खास हालात पे डिफाइन करते हैं और वो खास हालात क्या है? ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है। दीज कंडीशंस आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, ये कंडीशन आप बेहतर समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से। लिहाजा इस कंडीशन की तरफ मैं अभी फिर आता हूं। पहले आप एक एग्जांपल ले लें। फर्ज करें कि आप एक कॉइन को 10 दफा टॉस करते हैं, एक कॉइन को आप 10 दफा टॉस करते हैं, ठीक है ना। एक बैलेंस कॉइन है और उसको आप 10 दफा टॉस करते हैं, ठीक है। तो अब पहली बात यह है कि देयर आर n आइडेंटिकल ट्रायल्स। तो यहां पर वो n आइडेंटिकल ट्रायल्स क्या है कि जी हमने एक कॉइन को 10 दफा टॉस किया, तो वो n जो है हमारे पास इस केस में 10 है, इस एग्जांपल में 10 है। हमारे पास एक किस्म का काम, ये एक कॉइन को एक दफा टॉस करना, इसको हम ट्रायल कह लेते हैं, और 10 दफा टॉस करना ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है और n इसमें 10 हो गया। अगर ये 100 टाइम्स होता तो n 100 होता। बहरहाल ईच ट्रायल, वो जो एक कॉइन आप टॉस करते हैं उसके 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक को हम सक्सेस कहते हैं, एक को हम फेलियर कहते हैं। बिलफर्ज कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, एक को आप हेड कह दें, एक को आप टेल कह दें। अब आप जिस पे इंटरेस्टेड है उसको सक्सेस कह दें, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि आप हेड को सक्सेस कहते हैं कि हेड को फेलियर कहते हैं, हेड को सक्सेस कहते हैं कि टेल को सक्सेस कहते हैं, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं। असल जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसको सक्सेस कहे, दूसरे वाले को आप फेलियर कहे। बहरहाल हर टॉस जो आप करते हैं, जो भी टॉस आप करते हैं, एक ट्रायल जब आप करते हैं तो उसके 2 आउटकम होते हैं। ये देखें, एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो 2 आउटकम होते हैं, या हेड या टेल। अच्छा, तीसरी बात क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउटकम रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। एक दफा टॉस किया तो जो हेड का चांस है और जो टेल का चांस है वो दोबारा टॉस करेंगे तो फिर भी वही होगा। जाहिर है कि इस तरह तो नहीं है कि एक टॉस करने से वो कॉइन को चेंज हो जाएगा, दोबारा टॉस करेंगे तो वो कॉइन को एक साइड से बारी हो गया, इस तरह तो कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह पहली टॉस पर अगर हेड का चांस था 50% और टेल का चांस भी था 50%, तो दोबारा दूसरे ट्रायल पे भी वही होगा, तीसरे पे भी वही होगा, तो ये चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक अहम बात है।
और ट्रायल टू ट्रायल इंडिपेंडेंट है। तो एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, अगर पहले ट्रायल पे हेड आया है तो दूसरे पर हेड आएगा या टेल आएगा, या दूसरे का पहले से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरा खुद ही अपना हिसाब पे चलेगा, पहला अपने हिसाब पे चलेगा, दूसरे, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है। एक ट्रायल के होने ना होने का दूसरे ट्रायल के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अगर ये चार कंडीशन पूरी हो जाए, और ये कंडीशन डियर स्टूडेंट मैंने आपको बड़े एग्जांपल देकर समझाई है। एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि आपको समझ आए कि क्योंकि इस एग्जाम को सही तौर पर समझे बगैर आप क्वेश्चन को नहीं पहचानेंगे, पेपर में आप क्वेश्चन को नहीं पहचानेंगे। तो बहरहाल ये मैंने थोड़ी डिटेल बता दी। इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑब्जर्व्ड इन एन ट्रायल्स। ये जो मैंने बताया ना, एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में 10 ट्रायल्स थे। पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि 10 दफा कॉइन टॉस करना है। एक दफा कॉइन टॉस करना ये ट्रायल होगा, और 10 दफा टॉस करना ये एक्सपेरिमेंट होगा। अब अगर आप 10 दफा टॉस करते हैं, सपोज हम टेल में इंटरेस्टेड है, तो टेल सक्सेस हो जाएगा आपका। तो ये जो 10 दफा आपने टॉस किया, तो इसमें टेल कितनी दफा आया, ये हो जाएगा वो रैंडम वेरिएबल। ये हो जाएगा वो रैंडम वेरिएबल। और ये रैंडम वेरिएबल की इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होंगी? तो अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट को देखें तो इसकी वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। बिलफर्ज आपके पास 10 दफा आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो और आप टेल को सक्सेस कह रहे हैं, तो टेल को आपके पास इस 10 टॉसेस में कोई ऐसा भी कभी कभार हो सकता है कि कोई भी टेल ना आए, तो 0 हो जाएगा x की वैल्यू। एक दफा टेल आए तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 के 10 दफा आ जाए तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो बहरहाल x की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 10 कुछ भी हो सकेगी। बहरहाल ये जो कुछ मैंने इधर बताया, ये मैंने एक दो एग्जांपल में मजीद डिटेल से बताया। ये एक एग्जांपल तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर भी डिस्कस करके आ गया हूं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। A manufacturer uses an injection mold process to produce disposable razor. अच्छा जी, ये कोई मैन्युफैक्चरर है जो डिस्पोजेबल रेजर जो शेव के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल रेजर बनाता है। जैसे आजकल किसके मिलते हैं, जो भी है, तो बहरहाल डिस्पोजेबल रेजर वो बनाता है, और वो एक खास प्रोसेस है जिससे बनाता है, इंजेक्शन मोल्ड कहते हैं उस प्रोसेस को। बहरहाल इसके बाद वो क्या कह रहा है, 1/2 of 1%, 1/2 of 1%। ये देखिए इसका क्या मतलब, वो 1/2 of 1%। ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर में बता दूं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/2 of 1%, पहली बात तो ये कि 1% कितना होगा, 1% होगा 1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 0.01। और इसका भी 1/2, तो इसको डिवाइड करें अगेन 2 पे, तो ये आ जाएगा 0.005। ये 1/2 of 1% आता है 0.005। तो ये 1/2 of 1% समझ आ जाएगा आपको। बहरहाल वो जो मैन्युफैक्चर है उसके 1/2 of 1% ऑफ द रेजर्स आर डिफेक्टिव। तो वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक खास तादाद में पार्ट्स जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है। यानी यही बात उन्होंने एक और तरीके से कही है कि अगर 10,000 रेजर वो प्रोड्यूस करता है तो उसमें 500 जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। ये देखिए, ये वही बात है, इधर देखिए इसको, 10,000 में 500 डिफेक्टिव होते हैं, तो 500 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये 0.005 ये वही है जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। बहरहाल ये वो एक बात उन्होंने 2 दफा कही है। ओके, a quality control technician chooses a daily sample of 100 randomly selected razors and record the number of defectives found in the sample. अच्छा जी, अब ये क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन है, रोजाना पता नहीं कितने तादाद में रेजर वहां बनते हैं, वो उनसे 100 रेंडमली सेलेक्ट करता है। वो जो इतने ढेर सारे बनते हैं उनसे वो 100 रेंडमली सेलेक्ट करता है और चेक करता है, उन 100 के 100 को चेक करता है कि ये
डिफेक्टिव है कि नहीं गुड कंडीशन में है। एक्चुअली वो डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड है। ओके, अब आप नोट कर रहे होंगे कि n आपके पास 100 है, आपके पास n जो है 100 है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि द कंडीशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स आर सेटिस्फाइड। कैसे सेटिस्फाइड है? पहली बात, देयर आर 100 आइडेंटिकल ट्रायल्स, 100 रेजर हैं और एक ही जैसे रेजर है वो उठाता है, सेलेक्ट करता है। ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम, हर रेजर को जब वो चेक करेगा या वो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। ये अगेन वो कंडीशन में चेक कर रहा हूं जो ऊपर बताई। देयर आर 100 ट्रायल्स एंड हर ट्रायल का यही सिचुएशन होगा कि या वो डिफेक्टिव होगा या डिफेक्टिव नहीं होगा। सिंस वी आर रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो हम डिफेक्टिव को x को डिफेक्टिव के बेस पे डिफाइन करेंगे। वी के इक्वेट द अकरेंस ऑफ डिफेक्टिव विद सक्सेस। ये देखिए, डिफेक्टिव को हमने सक्सेस कहा है और गुड को हमने फेलियर का है। ये बात प्लीज मैं दोबारा बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेस आप हमेशा उसी को कहेंगे जो आपका जी चाह है, जो वैसे ही स्टूडेंट का अंदाजा होता है कि गुड को ही सक्सेस कहेंगे। यहाँ वो क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन जो है वो डिफेक्टिव को सक्सेस कह रहा है, तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। एंड द अकरेंस ऑफ नॉन डिफेक्टिव विद फेलियर, ठीक है। अब सक्सेस की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है? P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। और ये थोड़ी देर पहले इधर हमने बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया कि जब एक ट्रायल होता है तो एक रेजर के डिफेक्टिव होने का चांस है 0.005, और अगर इसको आप P को आप 1 से माइनस करें तो इसके गुड होने का चांस होगा, अगर आप 1 से 0.005 माइनस करें तो उसका आंसर होगा 0.009, यानी उसके 99.5% प्रोडक्ट जो हैं वो रेजर्स जो हैं वो गुड कंडीशन में प्रोडक्शन होती है उनकी। इसका मतलब है काफी अच्छा प्रोडक्शन प्रोसेस है, बड़े अच्छे प्रोडक्शन देता है। ओके, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन 100, ये जो 100 आपने सेलेक्ट किया उनमें डिफेक्टिव कितने हैं, ये हो जाएगा x, और x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो x की वैल्यू 0 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और x आपके पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है जिसके 2 पैरामीटर हैं, n = 100 और p = 0.005। 2 पैरामीटर मैंने इसलिए कहा क्योंकि q की वैल्यू इससे मालूम हो सकती है। अगर आपको p की वैल्यू मालूम हो, उसको 1 से माइनस कर दे तो q की वैल्यू मालूम हो सकती है। बस सिर्फ ये 2 बातें हो जाए तो बात काफी हो जाएगी। तो ये 2 एग्जांपल मैंने इसलिए कहे हैं और बड़ी डिटेल से बताए हैं कि आपको किसी तरीके से आपसे पेपर में इसकी गलती ना हो कि आप बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को सही तौर पर पहचान सकें, इसमें n को पहचान सके, ट्रायल को पहचान सके, सक्सेस फेलियर को पहचान सके, ठीक है ना। ये चीजें आप सही तौर पर कंडीशन चेक कर सके। ये 2 एग्जांपल मैंने जान कर रखी ताकि आप इसको बेहतर तरीके से, और एक ये एग्जांपल भी है कॉइन टॉसिंग की, ये वही जुए वाली बात हो जाएगी, तो मैंने इंडस्ट्री से भी एक एग्जांपल रखी कि आपको प्रॉपरली सही समझ आए कि ये चीज इंडस्ट्री में कहां यूज होती है। अब जरा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? अगेन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगेगा, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी देर बाद बताऊंगा डियर स्टूडेंट तो आपको हंसी आएगी। कुछ भी नहीं है, प्लीज इन फार्मूलों से मत डरें। बाइनोमियल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और वो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, और ये वो कॉम्बिनेशन है NCx इंटू p⁻x और q⁻n-x। q क्या चीज है? वो जो p को आप 1 से माइनस कर लेते हैं, इसीलिए मैंने ये फार्मूला दोबारा लिखा NCx p⁻x और 1 - p⁻n-x, ठीक है ना। बाकी NCx में पिछली प्रेजेंटेशन में बता चुका हूं कि NCx बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x फैक्टोरियल इंटू n-x फैक्टोरियल। बाकी वो px 1 - p⁻n-x वही पुराना वाला है जो इधर था, और जिसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो x की वैल्यू 0 से शुरू करके और मैक्सिमम इस n तक जाती है जो आपको सैंपल साइज है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n तक जा सकती है, ठीक है ना। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं?
ये अभी एक्सेल में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही देख ले आप, इसको पहले वैसे ही देख ले। ये आपके पास फार्मूला है, कंसिडर डेटा गिवन इन एग्जांपल 7, और एग्जांपल 7 कौन सा था? ये अभी जो इंडस्ट्री वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें n इक्वल टू 100 था, p की वैल्यू 0.005 थी, और q की अगर इसको 1 से माइनस करें तो 0.995 या q की वैल्यू थी। बहरहाल इसी एग्जांपल को हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जांपल का डेटा हमने उठाया है और वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव इरेजर्स occur in सैंपल। वो जो 100 वो सेलेक्ट करता है उसमें 3 डिफेक्टिव आ जाते हैं, इसका कितना चांस है? तो देखें n आपके पास 100 है, x की वैल्यू आपके पास 3 है, p की वैल्यू 0.005 है, q की वैल्यू 1 माइनस p करके 0.995 आ जाएगी। बाकी p ऑफ x, n c x, p रेस्ट पावर x, q रेस्ट पावर n माइनस x, और ये वैल्यूज पुट करके 100 c3 इंटू 0.005 पावर 3 इंटू 0.995 पावर 100 माइनस 3। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा एहतियात आपको बताता जाऊं कि यहाँ 0.995 की पावर जब आप मालूम करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 100 पावर ले लेंगे और फिर उससे 3 माइनस करेंगे। 100 माइनस 3 97 कर लेंगे, 97 कर लेंगे, फिर 0.995 की पावर 97 लेंगे। ये जरा जरूरी है स्टूडेंट, इसमें एहतियात करें। बहरहाल जब आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर है 0.0124, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1.24%। तो मतलब ये है कि ऑन अ गिवन डे 1.24% चांस है कि 3 डिफेक्टिव्स हमारे सैंपल में आ जाएंगे। अभी मैं एक्सेल में भी थोड़ा बहुत इसकी कैलकुलेशन बता सकता हूँ, बता दूंगा आपको, लेकिन एक दो एग्जांपल और भी बता दूं। अगेन वही एग्जांपल 7 का डेटा कंसीडर करें एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे लेस देन 3 डिफेक्टिव इरेजर अकर इन सैंपल। लेस देन 3 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि ये लेस देन 3 है। इससे आगे फिर 3 या 3 से ज्यादा आ जाएंगे तो वो हम नहीं लिखेंगे। यहां मैंने ये किया है कि आपके लिए इस फार्मूले के मुख्तलिफ पार्ट अलग अलग रख दिए हैं। NCX अलग रख दिया है, P पावर x अलग रख दिया और Q पावर n माइनस x अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। n क्या है? n है वही 100। x की वैल्यू पहले रो में 0 ली है, दूसरे रो में x की वैल्यू मैंने 1 ली है, और तीसरे रो में x की वैल्यू मैंने 2 ली है। NCX अलग कैलकुलेट किया, P रेस्ट पावर x अलग कैलकुलेट किया, Q रेस्ट पावर n माइनस x अलग कैलकुलेट किया, आखिर में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई। देखे ना, ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, और ये इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव इरेजर अकर इन सैंपल? एटलीस्ट, अच्छा एक तो ये था कि लेस देन 3 है, और एक दूसरा है एटलीस्ट 3। तो पहले हम लेस देन 3 का देख लेते हैं। ये सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 3 इज इक्वल टू, लेस देन 3 के लिए क्या मतलब है? लेस देन 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्योंकि लेस देन 3 का यही मतलब है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती। अब ये सारी कैलकुलेशन मैंने इधर आपके लिए शो कर दिया और यहाँ सबको टोटल कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 इक्वल टू, वही तीनों को जब हमने यहां टोटल कर दिया तो 0.9859, ठीक है ना, 0.9859, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 98.59%, ठीक है ना, 98.59%, ये चांस हो गया। अब आ गया है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहां पर अगेन वो जो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ यहां मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, ये वही लॉ है जो मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं पिछली प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र कर चुका हूं प्रोबेबिलिटी वाले में।
तो अगर ये इवेंट ए है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3a है तो x इज लेस देन 3 जो है ए कॉम्प्लीमेंट है। और अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट है तो फिर ये ए है। हर सूरत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से एक अगर ए है तो दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट, वो आपकी अपनी मर्जी। अगर आप इसको ए कहते तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, और अगर ये वाला ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। बहरहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी इधर ऊपर मौजूद है, तो 1 माइनस, और ये प्रोबेबिलिटी मैंने कॉपी करके यहां लगा ली है, और 1 से जब ये माइनस करते हैं तो 0.0141, यानी 1.41% चांस है, 1.41% चांस है इस बात का कि आपके पास 3 या उससे ज्यादा डिफेक्टिव्स आएंगे। ठीक है ना, 3 या उससे ज्यादा डिफेक्टिव आएंगे। अब डियर स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताने से पहले थोड़ा सा एक्सेल के अपने फार्मूले बताने जरूरी हैं। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पुराने बुक्स में लंबे चौड़े टेबल मिलते थे। अब टेबल चूंकि जब से ये एक्सेल और कैलकुलेटर ज्यादा हो गए तो अब अक्सर बुक्स में टेबल नहीं होते, लेकिन ये टेबल आप एक्सेल में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये जो फार्मूला है बाइनोमियल का, ये फार्मूला एक्सेल में इस तरह लिखा जाता है। ये देखिए NCX, ये कॉम्बिनेशन है ना, एक्सेल में इसके लिए कम बिन लिखते हैं, और फिर पहले n लिख लेते हैं, फिर x लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, और दरमियान में कामा लिखते हैं। मल्टीप्लाई के लिए ये साइन, p पावर x को इस तरह लिखते हैं, p और वो कैरेट साइन x, और ब्रैकेट के अंदर में इसको बंद कर दिया। मल्टीप्लाई बाय ये 1 माइनस p पावर और n माइनस x। ये इनके घर अलग अलग ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाए हैं कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ p की पावर n ले ले। तो मैं चाहता हूं कि 1 माइनस p अलग से पहले कैलकुलेट हो जाए और n माइनस x अलग से पहले कैलकुलेट हो जाए, बाद में वो पावर ले। तो ये इजाफी ब्रैकेट इस वजह से लगाए गए हैं। ठीक है ना। बिलफर्ज अगर आपके पास ये फार्मूला है, इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, n की वैल्यू 100 है, p की वैल्यू 0.005 है, q की वैल्यू 0.995 है, तो इसकी सूरत में आपके पास फार्मूला ये हो जाएगा। इसकी सूरत में आपके पास फार्मूला ये हो जाएगा। नाउ लेट अस डू इट प्रैक्टिकली इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये 2-3 एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कर रहे हैं। ये बाइनोमियल है स्टूडेंट, ये देखें, ये बाइनोमियल है। इधर क्लिक करेंगे, मेरे माउस को देखें, ये बाइनोमियल को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये एग्जाम्पल 7 से लेके एग्जाम्पल 9 तक सारा आपके लिए, और ये मैंने फार्मूला भी वहां से कॉपी कर लिया, जरा आपको बार बार उधर जाकर ना देखना पड़े। आपके पास यहाँ n की वैल्यू 100 है, p की वैल्यू 0.005 है, ये बस अब 10 दफा डिस्कस हो गया। ये दो हमारे पास पैरामीटर हैं, ये जो मैंने इस कलर किया हुआ है, ये दो हमारे पास पैरामीटर है। ये पैरामीटर नहीं है क्योंकि इस q को हम इससे माइनस करके मालूम कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ फार्मूला भी है 1 माइनस B4, ये B4 है, ये देखें ना, ये B4 है। इसको अगर 1 से माइनस करेंगे तो ये Q हो जाएगा। क्योंकि ये अगर आपको n और p मालूम हो तो ये खुद भी मालूम हो सकता है, लिहाजा ये पैरामीटर नहीं है, सिर्फ n और p पैरामीटर। बाकी आपके पास अब ये फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है, पहले तो आप ये देखें कि x का कॉलम में वैल्यूज होगी 0 से लेके 100 तक। ये एक लंबा चौड़ा कॉलम बनेगा, 0 से लेके 100 तक इस तरह वैल्यूज होंगी, और नीचे टोटल के लिए एक और भी जगह होगी। अलबत्ता ये बात अभी से देख ले कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। बहरहाल ये हमारे पास x की मुख्तलिफ वैल्यू हो गई। यहां वो फार्मूला यूज किया गया, और अब मैं इधर क्लिक करूंगा तो आपको ये फार्मूला इधर नजर आएगा, इधर नजर आएगा। देखिए मैं इधर क्लिक कर रहा हूं, ये देख रहे कॉम्बिन 100 F4। ये F4 क्या है, ये F4 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। ये क्या है, ये असल में वो x है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब ये F4 क्या है, ये देखें इस जगह के लिए ये x है, और ये x देखें, x का नाम है F4। ठीक है ना। ये F कॉलम में 4th ऑब्जर्वेशन है, ये देखें F कॉलम में 4th नंबर वैल्यू है, तो ये F4 हो गया।
तो इस फार्मूले में हमने हर जगह x की जगह F4 लिख लिया और पूरा फार्मूला यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है। और बाद में हमने यही फार्मूला इस तरह कॉपी कर लिया। देखें नीचे बिलफर्ज अगर ये डिस्कशन ना हो, डिलीट में कर देता हूं, अगर ये ना हो तो, और ये लाने का तरीका क्या है, जस्ट इसको ऐसे कॉपी कर दें, ठीक है ना, और ये इसको कैलकुलेट कर देगा। आप कॉपी कर दे, ये इसको कैलकुलेट कर देगा। तो x इक्वल टू 0 का ये प्रोबेबिलिटी हो गई, 1 की ये, 2 की ये, ठीक है ना। अब आपके एग्जांपल 9 में ये जो तीन वैल्यूज आई हैं, जरा देखिए इधर एग्जांपल 9 में, ये देखिए ये जो वैल्यूज आई हैं, 0 की ये प्रोबेबिलिटी, 1 की ये, 2 की ये, अगर आप इसको चेक करें और एक्सेल में जाके ये वैल्यूज चेक करें तो आपको बिल्कुल एक जैसी लगेंगी। और इन तीनों का टोटल किया गया है, इन तीनों का टोटल किया गया है। वैसे एक्सेल में टोटल करने का ये भी एक तरीका है कि आप इन सबको सेलेक्ट कर ले तो एक्सेल यहां टोटल बताना शुरू कर देता है। 0.9859 ये वो इधर बता रहा है, ये देखें यहां पर एक्सेल बता रहा है, माउस पॉइंटर के साथ देखें। तो इस तरीके से, इसी तरह एग्जांपल 8 का ये आंसर है, एग्जांपल नंबर 8 का ये आंसर है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह और प्रोबेबिलिटीज, तो ये हमने इस तरीके से एक कैलकुलेशन की हुई है। तो होपफुली स्टूडेंट्स को कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं माय डियर स्टूडेंट प्लीज घबराए नहीं, प्लीज घबराए नहीं। ये फार्मूले कहने में वैसे बड़े मुश्किल लग रहे हैं, इनमें से एक फार्मूला भी मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। एक्सेल में तो हमने कुछ ना कुछ इसको देख लिया। अब मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे मालूम करते हैं? वैसे तो मैंने ऊपर रैंडम वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताया, लेकिन अगर वो फार्मूला आप इस पे चलाएंगे, जरा इस टेबल को देखें कितना बड़ा टेबल है नीचे तक, जैसे अभी मैंने बताया, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ शॉर्टकट फार्मूले हैं। बाइनोमियल का मीन बराबर होता है, म्यू बराबर होता है एनपी के। अब एन आपको पता है 100 है और पी के वैल्यू है 0.005, तो 100 को 0.005 से मालूम मल्टीप्लाई कर ले, ये मीन हो जाएगा। वेरियस का ये फार्मूला है और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला, तो ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चले ये मैं आपको इधर एक एग्जांपल में बता देता हूं, एक शॉर्टकट फार्मूले से, इसी एग्जांपल का, वही एग्जांपल का 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एन की वैल्यू 100 है, पी की वैल्यू 0.005 है, क्यू की वैल्यू पी से हम मालूम कर सकते हैं। अब आप हमने उस क्वेश्चन का हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारी मजबूरी होती है, हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मालूम करना पड़ेगा। मीन हम मालूम करेंगे एनपी से, एन है 100, पी की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करें, आप जस्ट मल्टीप्लाई करें 0.5 आंसर आएगा। वेरियस का वैल्यू है एन इंटू पी इंटू 1 माइनस पी या एन पी क्यू, तो एन ये है, पी ये है, क्यू ये है, मल्टीप्लाई कर ले आपके पास। अच्छा ये स्टेरिक लग गया है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, 0.4975 ये आपके पास वेरियस की वैल्यू आ गई, और इसी का जो रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो जस्ट मैंने इसका रूट लिया है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसके बाद सीवी कैसे मालूम करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, यहां से वैल्यूज कॉपी करें, स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, मीन इधर, और मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आप इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। मैंने आपकी दफा ये कोशिश की है कि ज्यादा एग्जांपल्स रखूं ताकि स्टूडेंट्स को बात बेहतर समझ आए, और साथ ही साथ इंडस्ट्री वगैरह से भी एग्जांपल रखूं। ये आप देखें, कीमोथेरेपी जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है, प्रोवाइड अ 5-year सर्वाइवल रेट ऑफ 80% फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। इन अ ग्रुप ऑफ 20 कैंसर पेशेंट रिसीविंग chemotherapy for this type of cancer, the mean number of surviving after 5 years is mu equal to np। ये वही फार्मूला है, mu equal to np। ये मैंने साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि n हमारे पास है 20 कैंसर पेशेंट थे और सर्वाइवल का चांस है 80%, तो n की वैल्यू 20 और p की वैल्यू 80% 0.8 होता है।
तो बहरहाल 20 इंटू 0.8 ये 16, ये इसका मीन हो गया। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी अंडर रूट। तो ये n हो गया, ये p की वैल्यू है 0.8, और अगर ये 0.8 को 1 से माइनस करें तो 0.2 ये q की वैल्यू है। तो n, p और q मल्टीप्लाई करें, या 1 माइनस पी कहते हैं या q कहे, एक ही बात है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसका रूट ले ले तो आंसर आता है 1.8। अब इस पूरे इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज देयर आर 16 पेशेंट विल सर्वाइव, यानी अगर 20 पेशेंट है तो ऑन एवरेज 16 विल सर्वाइव आफ्टर 5 years। ठीक है ना, आफ्टर 5 years 16 विल सर्वाइव, एंड टिपिकली द नंबर विल वेरी बाय नो मोर देन 2। नो, ये जो 2 की कहानी है ये 1.8 है, प्लस माइनस 1.8 उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे कहा है कि या 16 प्लस 2 हो जाएगा या 16 माइनस 2 हो जाएगा। मतलब 14 से 18 तक इस बात का चांस बहुत ज्यादा है कि सर्वाइवल्स की तादाद 14 से 18 तक होगी, इस बात का चांस सबसे ज्यादा है। चले जी आगे। अब ये हमारी थी सारी डिस्कशन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो एक खास किस्म का रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुल स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा कि ये कहानियां बहुत वैसी बड़ी बड़ी हैं, अमलन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल फार्मूले हैं, आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं, कैलकुलेटर पे एक्सेल में बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। अब हम एक और रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं और उसका नाम है पाइथन रैंडम वेरिएबल। ये बाइनोमियल से अलग है, ये एक और रैंडम वेरिएबल है, पाइथन रैंडम वेरिएबल, यानी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक और एग्जांपल है। The binomial random variable is applicable when counting the number of occurrence of an event called success in a finite number of trials। यानी एक खास तादाद में ट्रायल्स होते हैं और वो फाइनाइट होता है और उसमें आप सक्सेस गिन रहे होते हैं, बाइनोमियल में ये होता है। लेकिन बाज औकात इस तरह होता है, बाज एक्सपेरिमेंट इस तरह होते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफिनिट हो सकते हैं। अब ये इनफिनिट ट्रायल किस तरह हो सकते हैं, ये थोड़ा सा जरा अहम है, आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप ये एक आध एग्जांपल ही देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। बहरहाल ये एक एग्जांपल की तरफ मैं आता हूं। द पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंट विद रैंडम एंड इंडिपेंडेंट अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, द अकरेंस आर कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेंथ ऑफ इंटरवल, पर्टिकुलर एरिया, वॉल्यूम। मतलब ये बाज डिफेक्ट्स होते हैं या बाज सक्सेसेस होते हैं। चले मैं डिफेक्ट्स की बात नहीं करता, बस जिसमें भी हम इंटरेस्टेड है वो सक्सेस हम कहेंगे। सक्सेस होते हैं जो हमें खास टाइम इंटरवल में या एक खास लेंथ, एक कोई लंबाई है उसमें, या एक एरिया है या वॉल्यूम है उसमें ऑब्जर्व करते हैं। चले ये इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे है द नंबर ऑफ कॉल टू अराइव पर आवर एट रिजर्वेशन डेस्क फॉर रीजनल एयरलाइन इज अ पाइथन रैंडम वेरिएबल। अब जरा इसमें देखें कि एक रिजर्वेशन डेस्क है, उसमें 1 घंटे में कितनी कॉल्स आती हैं। अब ये 1 घंटा क्या है, ये टाइम इंटरवल नहीं है, तो 1 घंटे में कितनी कॉल्स आती हैं ये पाइथन रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, दिस कॉल अराइव रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली। आपको पता है ना, एक बंदा कॉल करता है तो दूसरे से पूछ के तो कॉल नहीं करता, तो दिस कॉल कम इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। और इसमें एक्स रैंडम वेरिएबल है और वो रैंडम वेरिएबल क्या शो कर रहा है कि 1 घंटे में कितनी कॉल्स आई हैं, और एक्स की वैल्यू 0 से लेके, अब इसका अपर लिमिट हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो जहां हमें क्लियर ना हो तो हम बात कर देते हैं कि इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि वेरी लार्ज नंबर होगा कोई। तो बहरहाल 0 से लेके आगे हमें कुछ पता नहीं कि 1 घंटे में कितनी कॉल्स आ सकती हैं। चले जी एक और एग्जांपल देखें, ये टाइम इंटरवल की बात। ये अब दूसरा देखें, द नंबर ऑफ डिफेक्ट इन अ 10 फुट कॉइल ऑफ अ वायर। अब ये क्या है, 10 फुट का लंबा कॉइल है और उसमें डिफेक्ट्स कितने हैं। तो ये 10 फुट कॉइल क्या है, 10 फुट क्या है, लंबाई नहीं है, लेंथ नहीं है, तो 10 फुट कॉइल ये लेंथ हो गया और उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है ना ये पाइथन रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है ना,
द डिफेक्ट अकर रेंडमली एंड इंडिपेंडेंटली, जाहिर है एक डिफेक्ट दूसरे डिफेक्ट से पूछ के तो नहीं लगता, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ defects in 10 feet coil of a wire and may be any number from 0 to some large value, ठीक है ना। और इस सूरत में इंटरवल क्या है, वो 10 फीट लंबा वो जो वायर है या कॉइल है जो भी। इसी तरह फिक्स्ड एरिया की भी बात हो सकती है बिलफर्ज। ये एक एग्जांपल देख लें। द नंबर ऑफ पिन होल्स इन 1 स्क्वायर यार्ड पीस ऑफ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का पीस है और 1 स्क्वायर यार्ड, ये मीटर नहीं, ये गज, यार्ड गज को कहते हैं। तो एक मुरब्बा गज 1 स्क्वायर यार्ड, 1 स्क्वायर यार्ड जिस तरह 1 स्क्वायर फुट होता है, तो ये 1 स्क्वायर यार्ड है, ये बेसिकली 9 स्क्वायर फीट होता है, ये 9 स्क्वायर फीट होता है बहरहाल। तो ये 9 स्क्वायर फीट एरिया में पिन होल्स, वो छोटे छोटे सुराख कितने हैं वो प्लास्टिक में। अब ये आपके पास पाइथन रैंडम वेरिएबल है कि 1 स्क्वायर यार्ड में पिन होल्स कितने बनते हैं। अब ये 1 स्क्वायर यार्ड क्या है, ये बेसिकली एरिया है, ठीक है ना। द पिन होल्स अकर रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली, अगेन वही बात। द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ पिन होल्स पर स्क्वायर यार्ड पीस। तो एक स्क्वायर यार्ड में पिन होल्स कितने हैं, और दिस कैन बी जीरो फ्रॉम 0 टू वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो अगेन ये वही सारी डिस्कशन है। ये 2-3 एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आप पाइथन रैंडम वेरिएबल को बेहतर समझ सकें। इसमें और क्वेश्चन का कुछ भी नहीं है इन 3 एग्जांपल में, ये सिर्फ इसलिए है कि आप रैंडम वेरिएबल को सही तौर पर पहचान सकें। आगे जाते हैं जी। अब हम पाइथन के फार्मूले की बातें करते हैं। अभी तक ये जो 2-3 एग्जांपल बताए हैं, ये सिर्फ इसलिए था कि आप पाइथन रैंडम वेरिएबल को बेहतर पहचान सकें। ओके, पाइथन प्रोबेबिलिटी फार्मूला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x अकरेंस ऑफ सम इवेंट इन एन इंटरवल। अब वो इंटरवल टाइम का भी हो सकता है, लेंथ का भी, एरिया का भी, मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें खास तादाद में, x तादाद में एक पर्टिकुलर काम हो जाए, इसका कितना चांस है। ये पाइथन रैंडम वेरिएबल है और मैंने आपको बताया था कि इसको हम लिखते हैं p of x इक्वल टू, और ये फार्मूला है e raised to power minus b into b power x by x फैक्टोरियल, और इसमें x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और आगे चलते जाओ, ये बात कहीं नहीं रुकती। बहरहाल ये x की पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना। और अगर इस फार्मूले को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखेंगे तो ये e पावर माइनस बी लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल exp ब्रैकेट में माइनस b लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन b पावर x और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई, और ये x फैक्टोरियल को एक्सेल में लिखते हैं FACT, फैक्ट और ब्रैकेट में x लिख लेते हैं, तो ये इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। तो आप इस फार्मूले की मदद से ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथन रैंडम वेरिएबल की एक खास बात यह है कि इसका मीन और इसका वेरिएंस हमेशा बराबर होता है, और वो दोनों इस बीटा के ही बराबर होते हैं। और बीटा क्या चीज है, बीटा इज द मीन नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, के ऑन एवरेज वो जो भी इवेंट है वो ऑन एवरेज कितना, ऑन एवरेज वो कितनी दफा अकर करता है, वो बीटा है, वो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस है। तो एक आध एग्जांपल में आपको, पहली एग्जांपल में आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी, बीटा वगैरह सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब आप ये देखें एग्जांपल 15, ये सारा फार्मूला नजर आ रहा है, इसको भी देखें, इधर भी देखें। द नंबर ऑफ पिन होल इन प्लास्टिक शीट आर ऑफ कंसर्न टू अ मैन्युफैक्चरर। ये एक मैन्युफैक्चरर है और उसके लिए ये बात बड़ी अहम है कि प्लास्टिक शीट में पिन होल्स कितने हैं, वो छोटे छोटे सुराख कितने हैं। If the number of pinholes is too large, the plastic is unusable. अगर ये पिन होल्स बहुत ज्यादा है तो प्लास्टिक यूज नहीं हो सकता। ओके, द मीन नंबर पर स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 2.5, ये गिवन है, और ये वो बीटा है, बीटा इक्वल टू, ये बीटा जो है मीन, मैंने कहा ना ये मीन नंबर ऑफ अकरेंस है, और वो कितना है 2.5, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके,
1 square yard sheet is unusable if the number of pinhole exceeds 6. अगर ये पिन होल 6 से ज्यादा हो जाए 1 स्क्वायर यार्ड में तो वो शीट अनयूजेबल हो जाती है, ठीक है ना, वो काम की नहीं रहती। अब आपने ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद वो बताते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन 1 स्क्वायर यार्ड शीट या पीस ऑफ प्लास्टिक इज अनयूजेबल। तो अनयूजेबल कब होगा? जब ये 6 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, जब ये 6 से ज्यादा हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन इसको एक्सेल में भी सॉल्व करेंगे, इधर भी सॉल्व करेंगे। पहली बात यह है कि इस केस में बीटा इक्वल टू 2.5, ये बीटा 2.5 के बराबर है और आपको प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 6 ये मालूम करना है, ये अननोन है। और ये वही हम कंप्लीमेंटेशन लॉ की मदद से करेंगे, इसको मालूम करेंगे 1 माइनस इससे, ठीक है ना। वजह यह है कि अगर मैं एक्स इज ग्रेटर देन 6 करूं तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल को जरा ये देखें, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। इसका मैंने एक्स की वैल्यू क्या बताई आपको कि एक्स की वैल्यू तो चलती जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाओ। तो मैं कितना टेबल बनाऊंगा? तो यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ की बड़ी अहमियत समझ आएगी कि मैं 6 से आगे कितना टेबल बनाऊंगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी तक मैं पूरी जिंदगी भी दे दूं तो भी नहीं बना सकता। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ बहुत काम का है। प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व कर लेंगे और वो वैल्यू इधर पुट करके 1 से माइनस करके और इसको अभी आप फिलहाल मैं आपको बताता हूँ एक्सेल में कि ये प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट हुई है। लेकिन बहरहाल मैंने ये सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली हैं 0 से लेके 6 तक, सबको टोटल कर लिया है। ये टोटल जो उठाकर मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, ठीक है, इसकी जगह पुट कर दिया है। लेस देन आर इक्वल टू 6 के लिए यहाँ पुट हो गया और जब 1 से माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 0.0142, यानी 1.42% चांस है इस बात का कि वो प्लास्टिक जो है अनयूजेबल होगा। और 1.42 का मतलब है कि तकरीबन 100 शीट में तो एक तो आ ही जाएगा। 100 स्क्वायर यानी अगर 100 स्क्वायर यार्ड होगा तो उसमें एक स्क्वायर यार्ड तो आ ही जाएगा। 1000 स्क्वायर यार्ड होगा तो उसमें 14 तक आ जाएंगे, इसका यह मतलब है। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे इतना खास मुश्किल नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर में आप जानते हैं कि ई की पावर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना कोई खास मुश्किल नहीं है। ये मैं पहले भी क्लास वगैरह में बता चुका हूँ। बी पावर एक्स और एक्स पावर फैक्टोरियल, तो ये जस्ट पावर है, ये फैक्टोरियल है। कैलकुलेटर में ये सारे फंक्शन होते हैं, तो कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बहरहाल अभी मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करके इसको एक्सेल की मदद से, ये टेबल मेरे पास कैसे आई है, ये टेबल कैसे आई है, तो चले जी हम एक्सेल में जाते हैं और यहाँ अब हम पॉइसन में आएंगे। अभी हम बाइनोमियल में हैं, पॉइसन में आएंगे। तो पॉइसन में ये मैंने वो आपको वो फार्मूला भी इधर रख दिया। पॉइसन का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास इस एग्जांपल में 2.5 है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके 6 तक है, वो तो मैं वैसे ही एंटर कर दूंगा 0 1 2 3 6 तक। फिर ये यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने ये फार्मूला, अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये फार्मूला इधर नजर आएगा। ये देखें, ये फार्मूला है, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल। और ये जो C3 है ये x की जगह इस्तेमाल हो रहा है। C3 क्या है? असल में इस जगह के लिए ये वाला x है, इस जगह के लिए ये वाला x है, तो ये x का है क्या है, इसका नाम है C3। तो ये फार्मूला आप इधर दे देते हैं और एक फार्मूला देने के बाद बाकी काम बहुत आसान हो जाता है। ये बाकी हर जगह फार्मूला नहीं देना पड़ता, एक जगह दे दिया और आप इसको ऐसे ड्रैग कर लें तो इतना एक्सेल फिर खुद होशियार है, बाकी समझ लेता है
कि इसके लिए मैंने C3 नहीं लेना वो वाला, फिर मैंने C4 लेना है, इसके लिए मैंने फिर C5 लेना है। तो इतना एक्सेल खुद होशियार है, वो कर लेता है। और फिर ये टोटल जो है, ये यहाँ पर जो एक्सेल में ऑटोमेटिक टोटल है, उसकी मदद से मैंने टोटल कर दिया। ये सारा मैंने इधर से कॉपी करके इधर लिख दिया, और ये वो टोटल है जो इस क्वेश्चन में यहाँ इस्तेमाल हुआ है और आगे यूज हुआ। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है और आप बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक और फायदा भी है। बाज़ औक़ात जो बायनोमियल में बाज़ क्वेश्चन जो ज़रा मुश्किल होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो पॉइसन से कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन बायनोमियल का पॉइसन से कैलकुलेट नहीं होता। उसके लिए खास शर्त है द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये अप्रॉक्सीमेट होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजली व्हेन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, यानी आपके पास सैंपल साइज 20 या उससे ज्यादा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.05 से छोटा हो, 5% से छोटा हो। अगर ये दो शराइत आपको मिल जाए तो फिर आप क्या करें कि पॉइसन में तो सिर्फ एक ही मीन चाहिए होता है। बाइनोमियल का मीन मालूम करें, एनपी से आप उसका मीन मालूम करें, वही बीटा की जगह पॉइसन फार्मूले में पुट करें, ठीक है ना। बिलफर्ज ये इसको एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। अ मशीन प्रोड्यूसेस आइटम विच आर 1% डिफेक्टिव। अब 1% जो है ये 5% से कम है, 1% डिफेक्टिव है। इन सैंपल ऑफ 150 20 से बहुत बड़ा है। इन सैंपल ऑफ 150 आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ दिस मशीन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और फीवर डिफेक्टिव्स, के 2 या उससे कम डिफेक्टिव आ जाएं। तो 2 या उससे कम का मतलब क्या हुआ? 0 1 2। 2 या उससे कम का मतलब यह हुआ 0 1 2। बीटा हम एनपी के बराबर लेंगे, वही ये फार्मूला 150 इंटू 1% 0.01, तो 1.5 ये बीटा की जगह ले लेंगे। और इसके बाद जो है ना, ऊपर जिस तरह एक्सेल में मैंने बताया उस तरह कैलकुलेशन करके और इसका टोटल कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इक्वल टू 0.8088 विच इज 80.88%, ठीक है ना जी। और अगर आप ये मैं थोड़ा सा आप पर छोड़ता हूं कि इसको इसी क्वेश्चन को आप बाइनोमियल से खुद कैलकुलेट करें, जिस तरह मैंने ऊपर बताया है और एक्सेल में भी करके बताया है। जब आप बाइनोमियल से इसको कैलकुलेट करते पॉइसन से, तो इसका आंसर आता है 0.8088, लेकिन जब बाइनोमियल से कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.8095। तो देखें 0.8088 और 0.8095 काफी क्लोज है। तो इसका पता चलता है कि पॉइसन बाइनोमियल को अच्छा अप्रॉक्सीमेट कर देता है। पॉइसन से भी बाज बाइनोमियल, तमाम नहीं, बाज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज, बाज इसलिए कह रहा हूं कि ये जरूरी शर्त इस पर मौजूद है, हर जगह ये अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करती। अच्छा जी, ये दूसरा रैंडम वेरिएबल भी हमने कवर कर लिया। अब ये आखिरी है और वो है हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। The hypergeometric random variable is used in situation where the success or failure is possible on each trial. जिस तरह बाइनोमियल में भी सक्सेस फेलियर होता है, वो हर ट्रायल में, इस तरह इसमें भी होता है, लेकिन मसला एक और है। बट वेयर देयर इज नॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। लेकिन मसला ये है कि एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये मसला बाइनोमियल की जरूरी शर्त यह है कि एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होता है। यहां एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर ये मसला हो जाए तो ये क्वेश्चन फिर हाइपर ज्योमेट्रिक से सॉल्व होगा, ये हाइपर ज्योमेट्रिक से सॉल्व होगा, ठीक है ना। जैसे ये एक एग्जांपल देखें। A sociologist randomly select 5 individuals from a group consisting of 10 male single parent and 15 female single parents, ठीक है। हमारे पास 10 मेल सिंगल पेरेंट्स हैं और 15 फीमेल सिंगल पेरेंट्स हैं, टोटल 25 हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने 25 हैं और 10 मेल हैं और 15 फीमेल हैं, ठीक है। और इन 25 से हम 5 इंडिविजुअल रैंडमली सेलेक्ट करते हैं।
n से हम 5 n इक्वल टू 5 रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। द रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल। अब वो मेल को सक्सेस कह रहे हैं, मेल को वो सक्सेस कह रहे हैं। ठीक है, ये जो 5 आपने सेलेक्ट किए इसमें मेल कितने आ गए हैं, इन्होंने तो रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, इसमें मेल फीमेल मुमकिन है दोनों आएंगे। अब सवाल ये है कि इसमें मेल कितने आए हैं, तो इसको वो लोग सक्सेस कह रहे हैं। बहरहाल इस एग्जांपल में हमारे पास n जो है कैपिटल N, ये मेल प्लस फीमेल यानी ये दोनों कैटेगरीज के ओवरऑल तादाद जो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो 25 है। के जिसको हम सक्सेस कह रहे हैं, के हमारे पास 10 है। क्योंकि हम मेल को सक्सेस कह रहे हैं इसलिए के को हमने 10 लिया। अगर हम फीमेल को सक्सेस कहते हैं तो के को हम 15 लेते हैं। बहरहाल के हमारे पास 10 है, बाकी n माइनस के आप मालूम कर सकते हैं। n माइनस के का क्या मतलब है, 25 से 10 माइनस कर लें, 25 से 10 माइनस करेंगे ये 15 हो जाएगा। और आपने बहरहाल इस 25 इंडिविजुअल से कितने सेलेक्ट किए, तो आपने 5 सेलेक्ट किए। अब इसमें मसला क्या हो जाता है, मसला ये हो जाता है कि हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में जो सैम्पलिंग करते हैं वो एक बंदा सेलेक्ट करके उसको दोबारा वापस नहीं बैठाते, उसको कहते हैं जी आप तशरीफ ले जाए। ये जो 25 बंदे हैं उनमें से एक बंदा हम सेलेक्ट करते हैं और जाहिर है जब रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा जी चले सेलेक्ट किया, पता चला वो मेल है, उसको कहते हैं जी अब आप तशरीफ ले जाए। ठीक है, अब मसला क्या हो जाता है कि जब एक बंदा हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो पहली बात तो यह कि ये n जो है टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं वो पहले 25 थे, अब 24 रह गए। अच्छा, अगर पहला बंदा मेल आ गया तो k की वैल्यू अब आगे के लिए 10 नहीं रही, वो 9 हो गई। तो एक सिलेक्शन जब दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो मेल की प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब होनी है ना, इसको हम कहते हैं कि एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि आप तो पहले 5 सेलेक्ट कर रहे, पहले सेलेक्ट कर लिया, अगर वो फीमेल भी आ गया तो या तो तादाद कम हो गई ना, और ये तादाद कम हो जाना वो प्रोबेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देता। और अगर मेल आ गया तो ये भी 24 हो गया और ये भी 9 हो गया। बहरहाल हर सूरत में प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ये प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल जब डिस्टर्ब होती है तो आप बाइनोमियल यूज नहीं कर सकते, आप हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल। और इसमें फिर जो रैंडम वेरिएबल है वो मैंने कहा सैंपल में मेल्स की तादाद कितनी है, और जाहिर है कि ये तादाद 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास सैंपल में 5 लोग। आगे जाते हैं। इसी तरह ये कह रहे एक बॉक्स है जिसमें 5 डिफेक्टिव हैं और 25 एक्सेप्टेबल कंप्यूटर मॉनिटर हैं। बड़ा बॉक्स है, कंप्यूटर मॉनिटर है, उसमें 25 गुड कंडीशन में है, 5 डिफेक्टिव है। हमें पता नहीं है कौन सा वाला डिफेक्टिव है कौन सा, लेकिन बाहर मिक्स पड़े हुए हैं। 3 ऑफ द मॉनिटर आर रैंडमली सेलेक्टेड, और रैंडमली आप कितने सेलेक्ट करते हैं, 3 सेलेक्ट करते हैं। और इसमें वही तरीका है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट चल रही है, आप मॉनिटर चेक करके वापस बॉक्स में नहीं रखते। एक मॉनिटर रैंडमली चेक किया, निकाला, चेक किया, फिर उसको एक साइड पे रख के दूसरा फिर रैंडमली निकाल लिया और फिर चेक किया और फिर तीसरा निकाल लिया। टोटल 3 आप निकाल रहे हैं। ठीक है ना, बहरहाल इस केस में आपके पास n जो है टोटल 30 है। 5 + 25 आपके पास 30 आइटम्स हैं, मॉनिटर्स हैं। चूंकि आप डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड है और डिफेक्टिव यहाँ 5 है, लिहाजा k = 5, बाकी n - k इस 30 से 5 माइनस होंगे तो आपके पास 25 रह जाएंगे। ये गुड कंडीशन वाले हो गए। और आप जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो 3 है। x में एज्यूम एनी वन ऑफ दीज वैल्यू 0, 1, 2 और 3, और x जो है हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। तो ये 2 एग्जांपल सिर्फ इसलिए बताए गए हैं कि आप जो है ना हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को सही तौर पर पहचान सकें। अच्छा जी, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? जिस तरह आपने बाइनोमियल में देखा, पॉइसन में देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला होता है, हाइपरज्योमेट्रिक की कैलकुलेशन का भी अपना फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है। ठीक है ना, अब कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम है, स्मॉल n जो है कि उससे आपने सेलेक्ट कितने किए,
और के वो हैं जो सक्सेस को शो कर रहे हैं, और एन माइनस के वो हैं जो फेलियर को शो कर रहे हैं। एक्स वो हैं कि एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसके यहाँ डिस्कशन हो रही है, और एन माइनस एक्स जो है ना, एक्स जाहिर है कि सक्सेस वाले से आएंगे और एन माइनस एक्स बाकी जो है वो फेलियर से आएंगे। तो ये सारी कहानी है। याद रखने का एक तरीका यह है कि ये देखें, ये के और एन माइनस के प्लस करेंगे तो इससे ये ऊपर वाला एन आएगा, और x प्लस एन माइनस एक्स को प्लस करेंगे तो ये नीचे वाला n आएगा। बाकी x की वैल्यू 0 से लेकर इस स्मॉल n तक कुछ भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फार्मूला कैसे लिखते हैं ये भी मैंने इधर बता दिया, कॉम्बिनेशन की मदद से लिखा जाता है ये फार्मूला। अब आपको ये फार्मूले इस एग्जांपल को कैलकुलेट करके बताते हैं। एक एग्जांपल कैलकुलेट करके इसकी मदद से बताते हैं। A police department consists of 25 officers of whom 5 are minorities. एक पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें टोटल 25 लोग हैं, 25 ऑफिसर्स हैं, 5 उनमें माइनॉरिटीज हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल एन हमारे पास 25 हो गया, और माइनॉरिटीज वाले अब वो देखेंगे कि वो सक्सेस किसको कहते हैं। 3 ऑफिसर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड। अच्छा, स्मॉल एन हमारे पास 3 हो गया क्योंकि हमने 25 से 3 सेलेक्ट किए। टू मीट विद द मेयर, जिन्होंने जाके मेयर से मिलना है। ओके, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ माइनॉरिटीज। अच्छा, अब यहां से पता चला कि वो माइनॉरिटीज में इंटरेस्टेड है, तो लिहाजा के जो है नंबर ऑफ माइनॉरिटी होगा। तो के जो है हमारे पास 5 होगा, 25 टोटल होंगे और के हमारे पास 5 होगा। एन हमारे पास 25, के हमारे पास 5, एन माइनस के 25 माइनस 5 20, और एन इक्वल टू 3 12। Then x is a hypergeometric random variable. जनरल फार्मूला तो यही है आपके पास फार्मूले का, और इस फार्मूले में मैंने जो वैल्यूज, अभी x तो स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल फार्मूला यह है कि k की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, n माइनस के की जगह मैंने कैलकुलेट ही कर लिया है, n माइनस के इक्वल टू 20, तो यहाँ 20 ही लिख लिया, और n की जगह 25, स्मॉल n की जगह 3, और x अपनी जगह पर, और इस n की जगह 3, और ये x अपनी जगह पर, और x की वैल्यू 0 1 2 और 3 हो जाए। बाकी ये कैलकुलेशन अब आपको एक्सेल में हम करके बताएंगे कि इससे ये टेबल कैसे बनता है। ये टेबल कैसे बनता है, ये ग्राफ कैसे बनता है, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको एक्सेल में बता दूंगा। ये आपके पास फार्मूला है, और ये फार्मूला मैंने बताया कि एक्सेल में आप लिखेंगे तो बेसिकली ये फार्मूला होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक्सेल में कॉपी किया हुआ है, वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल अभी ये कैलकुलेशन है। x की वैल्यू याद रखें कि 0 1 2 3 तक होगी, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक्सेल में जाते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक में। एक्सेल में हाइपरज्योमेट्रिक में जब एक्सेल में आप हाइपरज्योमेट्रिक में आते हैं तो ये एग्जांपल 19 है, और ये देखें ये एग्जांपल मेरे पास 19। तो बहरहाल एक्सेल में एग्जांपल 19 में आपके पास कैपिटल एन आपके पास 25 है, के जो माइनॉरिटीज की तादाद है वो 5 है, और स्मॉल एन जो सैंपल साइज है वो 3 है। बाकी एन माइनस के ये पैरामीटर नहीं है, इसके सिर्फ 3 पैरामीटर है, कैपिटल एन, के और स्मॉल एन। एन माइनस के पैरामीटर नहीं है क्योंकि वो एन से के माइनस करने से वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है। ये फार्मूला है जो मैंने आपके लिए उधर बता दिया। एक्स की वैल्यू मैंने वही लिख ली 0 1 2 3। ठीक है, यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये फार्मूला इधर नजर आ जाएगा, ये देखिए। और अब बाकी आप समझ गए होंगे कि ये F3 यहां लिखा हुआ आ रहा है, यहां लिखा हुआ आ रहा है, ये 2 जगह पे लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या चीज है। इस जगह के लिए ये x है, ये F3 एक्चुअली x है। ये देखिए, मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको F3 नजर आएगा। ये F कॉलम में 3rd रो में वैल्यू है F3, और ये x की वैल्यू है, तो यहाँ F3। ठीक है, बाकी इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये फार्मूला आपने लिख दिया, नीचे आप लिखना चाहते हैं तो जस्ट इसको कॉपी कर दो। तो इतना एक्सेल होशियार है कि इसमें फिर F3 पुट नहीं करता, F4 पुट करता है, यहां पर जो है F5 पुट करता है बहरहाल। और फिर इन सब का टोटल हमारे पास, क्योंकि ये तमाम ही x हो गए तो बहरहाल इनका टोटल जाहिर है कि 1 ही होना है, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 हो गया। ठीक है ना। बाकी इसका ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, तो x और p को सेलेक्ट करके ये इस तरह, ये टोटल वाला को पोर्शन सेलेक्ट मत करें,
और इंसर्ट करके, और ये ग्राफ आ गया हमारे पास। ठीक है, एक जरा मसला है कि वो ग्राफ में एक्स को भी शो कर रहा है, जो गलत है। एक्स को उसको शो नहीं करना चाहिए। तो सेलेक्ट डेटा में जाके हम उसको कहेंगे कि एक्स को सेलेक्ट मत करो। ठीक है, ओके करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 के क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जरा गलत है क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 है, 1 2 3 4 नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, इसको तो उसने सिरे से इग्नोर कर दिया। तो यहाँ एक्स की वैल्यू लाने का तरीका ये है, देखें सेलेक्ट डेटा में फिर जाए, यहां पर आके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहां पर जाके एडिट पे जाए, और इधर जब वो इस तरह के शेप बन जाए तो आप इधर कुछ मत करें, आप यहां पर आके यहाँ पर ये पोर्शन सेलेक्ट करके उसको बताओ। ठीक है, और ओके करें, और यहां पर भी ओके करें। अब आप देख रहे हैं यहाँ 0 1 2 3 आ गया। तो बहरहाल 0 का चांस बहुत ज्यादा है, ये देखें 49% चांस है, 1 का चांस भी काफी है, 2 का बहुत कम है, और 3 का बस फिर नेग्लिजिबल ही हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो ये ग्राफ भी कैसे बनता है ये भी मैंने बता दिया। मैं इसको भी साथ सेव कर लेता हूं, जब आपके साथ शेयर करूंगा तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया जी कि हाइपरज्योमेट्रिक में ये कैलकुलेशन किस तरह होती है। हाइपरज्योमेट्रिक में भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस के शॉर्टकट फार्मूले हैं, और ये वो फार्मूले हैं, ये मीन का फार्मूला, ये वेरियंस का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। और स्टैंडर्ड डेविएशन का और कुछ नहीं है, वही जो वेरियंस का फार्मूला है उस पर रूट लग जाता है। अक्सर तो मैं इतना लंबा कुछ भी नहीं करता, वेरियंस पहले कैलकुलेट करके बस बाद में जो वेरियंस का आंसर आता है उस पर रूट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर भी मैंने किया हुआ है कि वेरियंस कैलकुलेट कर दिया और उस पर रूट ले लिया और आंसर कैलकुलेट कर दिया। बाकी वो जो ऊपर एग्जांपल अभी हमने किए उसी का हमने सारा डेटा इस्तेमाल करके आपके लिए मीन भी कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। अगर आप भी चाहते हो कि आप इसकी डिटेल कैलकुलेशन जरा कैलकुलेटर पे खुद भी करें और देखें कि आपके पास ये आंसर आते हैं कि नहीं आते। और डियर स्टूडेंट, अगर आपके ये आंसर नहीं आते तो आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मसला है, प्लीज इसको किसी से क्लियर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, जिस तरह पॉइसन जो है बाइनोमियल को अप्रॉक्सीमेट कर देता है, इस तरह बाइनोमियल बाज़ औक़ात हाइपरज्योमेट्रिक को अप्रॉक्सीमेट कर देता है। बाइनोमियल हाइपरज्योमेट्रिक को अप्रॉक्सीमेट कर देता है, ठीक है ना। और वो कब करता है? जब सैंपल साइज जो है पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन को आप 5% से 0.05 से मल्टीप्लाई करें। जो भी आपके पास पॉपुलेशन साइज है उसको 5% से मल्टीप्लाई कर ले। अगर आपका सैंपल साइज उससे छोटा है, इस नंबर से छोटा है, तो फिर आपका बाइनोमियल जो है हाइपरज्योमेट्रिक को बेहतर अप्रॉक्सीमेट करेगा। When this condition is true, then binomial formula may be used to calculate the probabilities pertaining essentially to hypergeometric distribution. ये इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बॉक्स है जिसमें टोटल 200 कंप्यूटर चिप्स हैं, of which 7 are defective. 7 are defective. तो अब जरा ये देखें कि हमारे पास कैपिटल एन है 200 को जब आप 5% इसका कैलकुलेट करें, ये मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं आपको। ये देखें, या 200 का मैं 5% पहले कैलकुलेट करूं, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये 10 आते हैं, हमारे पास 10 आते हैं। 200 का 5% हमारे पास 10 आता है, ठीक है। अब अगर आपके पास सैंपल साइज 10 से छोटा हो, और यहां हमारे पास सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज में देखता हूं इधर कितने सेलेक्ट किए उन्होंने, सैंपल ऑफ 5 रैंडमली सेलेक्टेड, तो 5 सेलेक्ट किए, तो ठीक है, 5 तो 10 से बहुत कम है, तो 5 तो इस 10 से बहुत कम है। ये 0.05 n मैंने यहां कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आ रही 10, और 5 इससे बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है। जब ये हो सकती है तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। A box contains 200 computer chips of which 7 are defective. The probability of finding one defective in a sample of 5,
अब आप इसको हाइपरज्योमेट्रिक से भी कर सकते हैं और इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। पहले हाइपरज्योमेट्रिक से करूँ। ये हाइपरज्योमेट्रिक के फार्मूले में मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। टोटल मेरे पास 200 चिप्स हैं, 5 मैंने उससे सेलेक्ट करने हैं। इन 200 में जो डिफेक्टिव है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये देखें आखिर में डिफेक्टिव की बात हो रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन डिफेक्टिव इन सो मेनी सेलेक्टेड, तो डिफेक्टिव वो के है, के हमारे पास 7 है और 200 से 7 माइनस करें तो 193 आपके पास ये नॉन डिफेक्टिव है। 7 से मैं कह रहा हूं कि 1 आ जाए, क्योंकि डिफेक्टिव से 1 सेलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 डिफेक्टिव इन 5, तो 7 से 1 आ जाए और 193 से 4 आ जाए, ये गुड हो, ये एक बेड हो, और टोटल 200 से 5 आ जाए, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। इस कॉम्बिनेशन का आंसर आता है 7, इसका आंसर काफी बड़ा आता है और इसका आंसर तो बहुत ही बड़ा आता है 12। ये आंसर आप कैलकुलेट करके इस और इसको पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में इस आंसर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.1547, यानी 15.47%। ये कब, जब हम हाइपरज्योमेट्रिक से बराह रास्त कैलकुलेशन करते हैं। याद रखें इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बेसिकली हाइपरज्योमेट्रिक का। ओके, लेकिन अब मैं इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल से करता हूं। क्वेश्चन मेरे सामने है, चूंकि मेरे पास n जो है 5 है, n मेरे पास 5 है, मैंने 5 सेलेक्ट किए हैं, और ये 10 कहां से आया था, वो जो 200 मैंने 0.05 से मल्टीप्लाई किया था उसे 10 आ रहा है। मेरे पास सैंपल साइज इस 10 से छोटा है, लिहाजा मैं हाइपरज्योमेट्रिक वाली बात अप्लाई कर सकता हूं। बाकी ये 200 इंटू 0.05 कहां से आया, वो वैसे के 0.05 n नहीं है। 12, द प्रोबेबिलिटी में बी अप्रॉक्सीमेटेड यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, बाइनोमियल के लिए पहले p कहां से आता है। पहली बात तो ये नोट करें कि n की वैल्यू 5 है, तो वो n यहाँ 5 लग जाएगा बाइनोमियल में, यहाँ n की जगह 5 लग जाएगा। x की जगह तो उसी तरह 1 लगेगा जैसे यहाँ 1 लगा था, दोनों जगह पर एक ही वैल्यू लगेगी। ये p की वैल्यू कहां से आ गई है, ये p की वैल्यू आ गई है k डिवाइड बाई n। आपके पास डिफेक्टिव कितने हैं, 7 है, और टोटल कितने हैं, 200 है। 7 डिवाइड बाई 200 से आपके पास ये जो p की वैल्यू आ जाएगी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हम डिफेक्टिव को सक्सेस कह रहे हैं। और फेलियर हम इसको 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 से इसको माइनस करें तो 0.965, ये फेलियर का चांस होगा। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बाइनोमियल में वैल्यू 5c1 p पावर 1, और ये जो q है पावर 5 - 1 4, और इसको जब आप कैलकुलेट करें ये 0.1517, यानी 15.17%। अब आप देखिए 15.47% वहां आ रहा था, 15.17, तो 15% तक तो तकरीबन एक ही जैसा है, तो ये काफी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन दे रहा होता है। डियर स्टूडेंट, जो कुछ आज हमने मुख्तलिफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़े हैं, और उनके 3 अहम डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन और हाइपरज्योमेट्रिक, और यही 3 आपके कोर्स में शामिल है डिस्क्रीट में। बहरहाल ये सारा का सारा मटेरियल जो मैंने पढ़ाया है, ये चैप्टर 5 है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के नाम पे, और ये शाम आउटलाइन सीरीज की जो बुक है उसमें आप देख सकते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। दरख्वास्त है कि इस पूरे लेक्चर को इकट्ठा मत देखें, इसको थोड़ा थोड़ा करके एक से ज्यादा सेशंस में देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।